हेलो बच्चों, वेलकम टू नीट अल्टीमेट। मैं मोहित दादिच एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 5 में। और जैसा कि मैंने कहा था कि लास्ट लेक्चर में हम कर लेंगे पीवाई क्यूज, तो आज मैं लेकर आया हूं पीवाई क्यूज ऑफ पीटी एंड सीबी, मतलब पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग का हम पीवाई क्यूज करने वाले हैं। मैक्सिमम पीवाई क्यूज जितने हो सकते हैं 2 आवर्स में करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज जो रह गई है उसको करना जरूरी है। और वो क्या है? वो है डाइपोल बेस्ड फोर्सेस रह गए। मतलब हमने हाइड्रोजन बॉन्ड तो कर लिया वीक फोर्स में। वीक फोर्स के 2 पार्ट थे बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल बेस्ड फोर्स। तो डाइपोल बेस्ड फोर्स आज हम पढ़ेंगे। वैसे तो ये आपको इनऑर्गेनिक के अंदर कहीं नहीं मिलेंगे, है ना, क्योंकि ये मिलेंगे आपको फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर में मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइपोल बेस्ड फोर्स की, उसके बाद हम सवाल करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पीरियोडिक टेबल के और किसके सवाल करेंगे बेटा, और सवाल करने वाले हैं किसके? केमिकल बॉन्डिंग के, जो कि कुछ लोग, बहुत बच्चे जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सर सवाल पूरे कराओ, ये कराओ, वो कराओ, है ना। तो बेटा सवाल जो है वो एक लेक्चर में तो मुझसे वही 8-10 ही होते हैं, है ना, क्योंकि कंटेंट भी देना होता है। तो अपन क्या कर लेंगे कि जब जब भी पॉसिबल होगा इस तरह से एक सेशन रख लेंगे। सपोज जैसे हाइड्रोजन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का हो सकता हो एक सेशन रख लें, ठीक है, तीनों का मिला के एक सेशन रख लें पीवाई क्यूज का। जिस तरह से यहां पर 2 चैप्टर्स का एक साथ हुआ है, उस तरह से उन 3 छोटे छोटे चैप्टर्स का एक साथ हो जाएगा। पी ब्लॉक छोटा नहीं है वैसे, मैं जानता हूं, लेकिन ठीक है। कोऑर्डिनेशन का भी फिर हो सकता हो एक कर लेंगे, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा समय बचाने की और आपके लिए एक लेक्चर निकाल के लाने की, कि एक लेक्चर पीवाई क्यूज पर बन ही जाए। कोशिश करूंगा, रहता है मेरा मेन बैच में भी यही रहता है, तो मैं आपको बिल्कुल मेन बैच के सिमिलरली ही ट्रीट करूंगा, तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां पॉसिबल भी हो, जहां पॉसिबल होगा मेरे लिए, मैक्सिमम पॉसिबल होगा बेटा, मैं उतना कर लूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आयन इन्वॉल्व जिसमें होते हैं, एक तो ऐसे वाले डाइपोल बेस्ड फोर्स होते हैं, और कुछ में आयन का नाम नहीं होता, एक ऐसे टाइप के इन्वॉल्वमेंट जो है वो फोर्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयन डाइपोल की। नाम से पता चल रहा है बेटा, एक चीज ध्यान रखना बेटा, जो डाइपोल होता है आपका, डाइपोल का मतलब क्या होता है? पोलर। डाइपोल का मतलब क्या होता है बेटा? पोलर। और पोलर का मतलब क्या होता है? म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जिसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आए उसको बोला जाता है बेटा पोलर मॉलिक्यूल, और पोलर मॉलिक्यूल को ही दूसरा नाम बोल दिया जाता है, कैसा? डाइपोल। तो एक हो गया आयन, एक हो गया डाइपोल। तो बताओ यहां पे क्या लिखोगे? रिस्पॉन्सिबल फॉर एसोसिएशन between ions and polar molecules। क्योंकि डाइपोल का मतलब क्या होता है? पोलर होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा? ये फोर्स होता है आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में एसोसिएशन के लिए। चलिए अगला देखिए, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब होता है बेटा ये बना हुआ पोलर है, और अगर कोई बना हुआ पोलर है मतलब वो पैदाइशी पोलर नहीं है, पैदाइशी पोलर नहीं है। तो पैदाइशी क्या है फिर? नॉन पोलर है। तो इसका मतलब है इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या हुआ कि किसी को देखकर बना है वो डाइपोल, यानी इस आयन को देखकर ये क्या बना है बेटा? डाइपोल बना है। आयन की प्रेजेंस जब तक होगी तब तक ये डाइपोल रहेगा। आयन की प्रेजेंस जब तक होगी तब तक ये डाइपोल रहेगा। दैट मींस ये पैदा कैसा हुआ था? पैदा तो नॉन पोलर हुआ था। तो आप क्या लिखोगे? वही सेम लैंग्वेज लिख देना, रिस्पॉन्सिबल फॉर एसोसिएशन बिटवीन, है ना, बिटवीन आयंस एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, है ना। आगे वाली लैंग्वेज वही लिख देना बेटा, सेम, रिस्पॉन्सिबल फॉर एसोसिएशन बिटवीन आयंस एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल, ऊपर वाले का एग्जांपल भी लिख देंगे, है ना। एग्जांपल के तौर पे क्या लिख सकते हैं हम? मान लिया आपने एक आयन ले लिया Na+, ठीक है, और Br2 मॉलिक्यूल ले लिया। क्योंकि Br और Br की En क्या है बेटा? सेम है, तो ये कैसा हो गया? नॉन पोलर हो गया क्या? अब ये जब जाएगा आयन के पास तो कैसा हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। तो इसकी प्रेजेंस में वर्क एज ए इंड्यूस्ड डाइपोल की तरह काम करेगा ये। तो आयन और नॉन पोलर के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका नाम होगा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। चलिए आगे आइए। आयन नॉट इन्वॉल्व, these 3 forces are purely known as van der Waals force, ठीक है। van der Waals force जो है वो प्योरली कहलाएगा,
और जो ये वीक फोर्स होते हैं, जो ये वीक फोर्स होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? ये मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल होते हैं। मॉलिक्यूलर वेट में जो है डायरेक्टली डिपेंड करेंगे। आयन जहां पर इन्वॉल्व नहीं है उनको वंडरवॉल फोर्स बोला जाएगा, उन दो को वंडरवॉल फोर्स नहीं बोला जाएगा क्योंकि वहां पर आयन का इन्वॉल्वमेंट है, हालांकि है वो भी वीक। चलिए, डाइपोल, डाइपोल का मतलब, डाइपोल मतलब पोलर है बेटा, तो वही सेम लैंग्वेज आपको यूज करनी है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसोसिएशन बिटवीन, आगे से मैं लिख रहा हूं, बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर पोलर बोल दो या पोलर मॉलिक्यूल्स बोल दो। जब दोनों ही पोलर है तो बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स लिख दोगे कि दो पोलर हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल क्या लिख दोगे आप? एग्जांपल के तौर पर क्या लिख सकते हो? जैसे आप लिख सकते हो HCl और HCl के बीच में एसोसिएशन ऐसा होगा। डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, जिस तरह से आयन की संगत में आकर कोई नॉन पोलर पोलर बन गया था, उसी तरह से पोलर की संगत में आकर भी कोई नॉन पोलर पोलर बन जाएगा। तो एक तो पोलर है, दूसरा कैसा होगा बेटा? नॉन पोलर होगा। तो बताओ यहां क्या लिख दोगे? बिटवीन, बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। बेटा ये जो नाम ब्रैकेट में लिखे हुए हैं की सम फोर्स एंड डी बाई फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका भी ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्ट इसी नामों से, इन्हीं नामों से भी पूछ लिए जाते हैं। आ जाइए बेटा, अब बात करते हैं, क्या हम इसका एग्जाम्पल देख लें? सर देख लो, बताओ इसका भी क्या होता है। चलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल नियोन की अगर बात करें, ठीक है, तो वो एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं और नॉन पोलर होते हैं, और हमने उसको पानी में फेंक दिया और देखा पानी में कितना घुलेगा। तो पानी कैसा है बेटा? डाइपोल है। पानी कैसा है? डाइपोल है। नियोन कैसा है? इंड्यूस्ड डाइपोल हो जाएगा। ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, तो ये इसके साथ जाएगा तो पोलरिटी शो करने लगेगा। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, DID क्या बोलेंगे इसको? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इनर्ट गैसेस की सॉल्युबिलिटी को किससे चेक किया जाता है? दिस टाइप ऑफ फोर्स से चेक करेंगे हम। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल जो है वो इनर्ट गैस की पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। याद रहेगा भाई। चलो, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। देखो, इंस्टेंटेनियस डाइपोल मतलब कोई एक तुरंत किसी छोटे समय के लिए, है ना, थोड़े से टाइम के लिए क्या बना? पोलर बना। मतलब कि वो भी पोलर तो नहीं है। जब वो पोलर बना तो उसने बगल वाले को भी क्या बना दिया? पोलर बना दिया। बगल वाले को भी क्या बना दिया? पोलर बना दिया। इसका मतलब ना तो ये पोलर पैदा हुआ था, ना ही दूसरे वाला पोलर पैदा हुआ था। तो इसका मतलब है क्या दोनों ही नॉन पोलर हैं? एग्जैक्टली। तो फिर आपको क्या लिखना है? बिटवीन, रिस्पॉन्सिबल फॉर बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जहां उम्मीद की कोई किरण नहीं होती वहां पर भी एक फोर्स लगता है, दैट इज लंदन डिस्पर्शन फोर्स, है ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। एम्स में एक बार सवाल पूछ लिया था भाई, एम्स में, कि 1% पोलैरिटी इन H2 मॉलिक्यूल्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस फोर्स। H2 क्या है बेटा? नॉन पोलर है। H2 क्या है? नॉन पोलर है। नॉन पोलर के बीच में, जैसे ये H और H एक नॉन पोलर है, दूसरा H और H भी क्या होगा? नॉन पोलर होगा। तो इनके बीच में क्या है? LDF है। लेकिन फिर भी 1% पोलरिटी को देखा गया, और वो 1% पोलरिटी का कारण ही यही था कि किसी न किसी टाइम पर एक H2 मॉलिक्यूल में थोड़े से समय के लिए कोई पोलरिटी अगर मोमेंटरी इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से डेवलप हो रहा होगा, है ना, तो उसके हिसाब से फिर वो पोलर बन रहा होगा और बगल वाले को भी पोलर बना रहा होगा। क्योंकि गैस में होता है, मैक्सिमम केस में ये गैस में होता है, और गैस में रैंडम मोशन चलता है। रैंडम मोशन चलने का मतलब कॉलिजन्स होते रहते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो कॉलिजन्स की वजह से रिपल्शन अट्रैक्शंस जो हैं वो चेंज होते हैं, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होता है मॉलिक्यूल का, उसमें टेम्परेरी इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। टेम्परेरी हो सकता हो कि मॉलिक्यूल में सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ना रहे। जब किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, एक तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा किसी थोड़े सी देर के लिए कॉलिजन की वजह से, तो फिर वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन जाएगा, पोलर बन जाएगा मॉलिक्यूल, और जब पोलर बन जाएगा तो पास वाले को भी पोलर करेगा। तो याद रखिएगा,
इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल की वजह क्या होती है? मोमेंटरीली या टेम्परेरी इंबैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। कहीं पर लिख लीजिएगा, मैंने नहीं लिखा है, मैं बोल रहा हूं। रीजन होता है इस फोर्स का टेम्परेरी इंबैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। क्लियर है भाई? चलो बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑर्डर की। स्ट्रेंथ ऑर्डर की बात कर लेते हैं बेटा। सबसे स्ट्रॉन्ग होता है इसमें एक, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है? एक। उसके बाद इंड्यूस्ड फोर्स आर वीक, मतलब कि जो बने हुए फोर्स हैं इंड्यूस्ड मतलब वो वीक है। ठीक है, वीक है। वीक है तो वीक वालों से पहले ओरिजिनल चीज आएगी, तो यानी कि पहले उसके बाद कौन हो जाएगा बेटा? डाइपोल। डाइपोल यानी कि 1 के बाद ए, उसके बाद एक प्योर चार्ज से इंड्यूस हुआ है और एक पार्शियल चार्ज से, क्योंकि डाइपोल का मतलब क्या होता है बेटा? पोलर होता है। पोलर मतलब क्या है? पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। आयन तो कंप्लीट नेगेटिव या कंप्लीट पॉजिटिव होगा। तो मतलब बताओ, एक तो आयन से जो है इंड्यूस हुआ है और एक कंप्लीट चार्ज से इंड्यूस हुआ है और एक पार्शियल चार्ज से इंड्यूस हुआ है। बताओ ज्यादा इंड्यूस कौन हुआ होगा? तो ये वाला हुआ होगा। तो उसके बाद कौन सा आएगा बेटा? 2 नंबर। उसके बाद आएगा आपके पास बी, और उसके बाद आपके पास सबसे वीक क्या होता है? लीस्ट। लीस्ट वाले पे कौन सा आ जाता है? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब जरा एक बात सुन लो, वो यही सुन लो, है ना, ताकि ऐसा सवाल भी आ जाए तो गलती नहीं करोगे। वैसे तो ये सारे वीक हैं, लेकिन इनमें भी सबसे वीक कौन सा हो गया? सी वाला हो गया। तो यहां पे क्या लिख देंगे बेटा? वीकेस्ट। वीकेस्ट, ठीक है भाई। वीकेस्ट होता है। दूसरा मोस्ट डिस्टेंस सेंसिटिव हो गया। जो फोर्स जितना वीक होगा वो उतना ही डिस्टेंस सेंसिटिव होगा। आपने मेरे ख्याल से एक चीज सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं तो पढ़ाऊंगा, आगे जाके पढ़ेंगे बेटा हम। आपने कभी यह सुना है कि साइज ज्यादा होने की वजह से सिग्मा नहीं बन पाया? यहां सिग्मा और पाई की बात नहीं है, तो मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं। पहले आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, समझो। सिग्मा और पाई में वीक कौन होता है बेटा? पाई होता है। सिग्मा और पाई में वीक कौन होता है? पाई होता है। क्योंकि वो वीक है इसलिए डिस्टेंस सेंसिटिव होता है। ठीक है, डिस्टेंस सेंसिटिव होने का मतलब पहले सिग्मा बनता है। अब अगर दोनों एडजेसेंट एटम दूर दूर हो गए तो उनके बीच की दूरियां बढ़ जाएंगी। अब चाहे उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन वो दोनों पाई नहीं बना सकते, क्योंकि पाई वीक है और दुनिया में वीक बॉन्ड्स आर डिस्टेंस सेंसिटिव। दूरियां बढ़ेगी तो वो बॉन्ड नहीं रह पाएंगे या कभी बन ही नहीं पाएंगे, ऐसा समझिए। ये सारे वीक बॉन्ड ही हैं, डिस्टेंस सेंसिटिव ही होते हैं। सिग्मा और पाई की तुलना में तो ये सारे ही डिस्टेंस सेंसिटिव हैं, लेकिन इनके अंदर जब बात आती है स्ट्रेंथ ऑर्डर की, तो हम ये बोलते हैं कि ये फिर भी ठीक ठाक है। तो आपसे ये पूछा जाएगा, इनको पूछ लिया जाए, इनके अंदर से कंपैरिजन पूछ लिया जाए, तो बेटा जो सबसे इधर है वो स्ट्रॉन्ग है इनमें, और वो सबसे लीस्ट डिस्टेंस सेंसिटिव है। उससे ज्यादा मोस्ट डिस्टेंस सेंसिटिव ए वाला, यानी कि ये वाला। उससे और ज्यादा डिस्टेंस सेंसिटिव 2, उससे और ज्यादा डिस्टेंस सेंसिटिव बी, और उससे 2, और सबसे ज्यादा डिस्टेंस सेंसिटिव होता है ये। एक चीज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने एक टर्म यूज करी है, और वो टर्म बहुत जरूरी है पढ़ने के लिए। मैंने एक टर्म रिस्पॉन्सिबल वर्ड लिखा है, रिस्पॉन्सिबल। इसका मतलब क्या होता है, मैं समझो बात को, कि आयन डाइपोल के फोर्स, आयन डाइपोल जहां लग रहा होगा, या यूं कहें एक आयन और एक पोलर मॉलिक्यूल होगा, उनके बीच में सबसे रिस्पॉन्सिबल फोर्स यही होगा। तो इसका मतलब है कि और भी फोर्स होता होगा, होता है। ये जो आप आखिरी वाला फोर्स देख रहे हो ना बेटा, कंफ्यूज मत होना, सिर्फ बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, समझ जाओगे, एक बार लाइफ टाइम याद रहेगा। ये जो सबसे आखिरी वाला फोर्स दिख रहा है बेटा आपको सी, ये हर जगह होता है, होता हर जगह। मतलब ये एक ऐसा केस है जो क्या लिख रहा है, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जहां पर कोई उम्मीद की किरण नहीं है, वहां पर इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल लग रहा है। इसका मतलब है बेटा फिर इनमें भी हो सकता है, इनमें भी हो सकता है, इनमें भी हो सकता है, और इसमें भी हो सकता है। मतलब बाकी के 4 में भी ये ऑपरेट हो सकता है। ठीक है, वहां तो हो ही सकता है, जहां कुछ नहीं है वहां पर हो रहा है, तो जहां पर बहुत कुछ है वहां पर तो ये भी हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं है कि इसमें केवल एक ही टाइप का अट्रैक्शन होगा, नहीं। बात आती है रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब है कि उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना भी अट्रैक्शन होगा, उसका मोर देन 90% जो जिम्मेदारी है वो इस टाइप के फोर्स की होगी। बाकी के बचे हुए में हो सकता हो इनमें से कोई सा भी होगा, वैसे यही होगा। ठीक है, लेकिन बात आती है कि जब हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं, मतलब हम पढ़ रहे हैं किसमें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जब हम देख रहे हैं, तो बेटा नॉन पोलर के बीच में ये एंट्री नहीं मार सकते।
तो जहां पर केवल यही है, जहां पर दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, वहां पर कंप्लीटली यही रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। तो इसमें कोई नहीं आ सकता, इसके वाले में कोई नहीं आ सकता, ये हर एक में जा सकता है, इससे याद रह जाएगा। ये सी वाला जो है ये हर एक में जा सकता है, बट वहां जाकर भी बेटा ये कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा फोर्स, ठीक है, माइन्यूट क्वांटिटी में रहता होगा, ठीक है। तो वैसे कहा जाए कि एलडीएफ कहां लग सकता है, तो एलडीएफ होने को तो बेटा हर जगह हो सकता है, लंडन डिस्पर्सन फोर्स, क्योंकि जो जहां पर कुछ नहीं बचा वहां पर भी हो रहा है, तो फिर तो वहां पर तो हो ही सकता है बेटा, है ना। तो एलडीएफ हो तो हर जगह सकता है, बट एलडीएफ रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, तो एलडीएफ रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। होता है ना कि एक तो होना, एक रिस्पॉन्सिबल। घर में जितने लोग होते हैं सारे थोड़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल तो घर में एक या दो ही लोग होते हैं, वो वाली बात है, ठीक है। शादी में बहुत लोग आते हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसकी होती है, शादी के ओनर की होती है ना, पिताजी की होती, वो वाली बात है। तो होने को हो सकता है, इसमें भी लंडन डिस्पर्शन फोर्स होगा, एलडीएफ होगा, एलडीएफ होगा, एलडीएफ होगा, एलडीएफ होता है, एलडीएफ हर जगह होता है। लेकिन बात है कि मैंने एक टर्म यूज किया और उस टर्म का मतलब समझना, रिस्पॉन्सिबल, तो वो रिस्पॉन्सिबल का मतलब यही है बेटा। चलो आओ, उसके बाद बात कर लेते हैं कि एक सवाल दे देता हूं मैं और वो देख लो, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ फोर्स identify type of force present between following species। चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, लिथियम लिया, पानी में फेंक दिया, सोडियम लिया, Br2 में फेंक दिया, क्लोरीन लिया, अगेन Br2 में फेंक दिया, या इसका भी हाइड्रेशन करवा लो, F माइनस Cl माइनस ही रहने दो, Cl माइनस और H2O। उसके बाद आ जाएगा मान लीजिए HCl नहीं CO2 और CO2। उसके बाद लिख दिया हमने CH4 CH4। उसके बाद लिख दिया हमने H2O ज़ीनोन। उसके बाद लिख दिया हमने Na प्लस Cl माइनस। उसके बाद लिख दिया हमने H2O H2O नियोन नियोन Br2 Br2 HCl HCl इतने काफी है, एक बार लिखो। देखो सबसे पहले हमको पता करना है ये क्या है बेटा, आयन है Li प्लस, और ये क्या है, पोलर है, यानी कि ये कैसा हो गया, आयन डाइपोल, Id सबसे पहले वाला आयन डाइपोल। ये कौन सा हो जाएगा बेटा, आयन है, नॉन पोलर है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल IID। ये फिर से आयन है, ये पोलर है, तो आयन डाइपोल हो जाएगा। CO2 नॉन पोलर होता है, CO2 भी नॉन पोलर होता है, CO2 के बीच में नॉन पोलर में क्या होता है, ID का मतलब क्या होता है बेटा, LDF। कैसा होता है, LDF, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, LDF बोलते हैं इसको। उसके बाद CH4 की बात कर लेते हैं, तो CH4 भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, तो अगेन ये भी कैसा होगा बेटा, LDF होगा। यहां पर H2O और जीनोन नॉन पोलर होता है, H2O पोलर होता है, मतलब डाइपोल ये है, ये इसको इंड्यूस करेगा, तो ये हो गया DID, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का एक और नाम होता है बेटा DY। प्लस माइनस है तो ये तो आयनिक बॉन्ड है, ये तो मैंने आपके को ऐसे ही चकमा देने के लिए लिख लिया, आयनिक बॉन्ड है, ये यहाँ का नहीं है, हम जो पढ़ तो चुके हैं बट ऐसे ही बता दिया। उसके बाद जो आपका H2O है, उसमें आप ये पोलर बोल दोगे, मतलब डाइपोल बोल दोगे, गलत नहीं है,
लेकिन आपको वो बोलना नहीं है, आपको बोलना है बेटा एच बॉन्डिंग। क्या बोलना है उसमें? एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग होगा। अब वैसे तो ये डाइपोल है और डाइपोल है, लेकिन बेटा डाइपोल डाइपोल का स्पेशल केस ही तो एच बॉन्डिंग होता है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर मैंने नहीं लिखवाया है तो जाकर चेक लिख लेना कि एच बॉन्डिंग इज एन स्पेशल, एच बॉन्डिंग इज ए स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। नियोन, नियोन क्या हो गया बेटा? नियोन, नियोन जो है वो क्या हो गया? वो हो गया आपका कौन सा वाला? नॉन पोलर, नॉन पोलर अगेन एलडीएफ हो जाएगा बेटा, ठीक है। Br2 अगेन एलडीएफ हो जाएगा बेटा। और HCl में आप लिखोगे डाइपोल डाइपोल, यानी कि डी डी, डाइपोल डाइपोल। और डाइपोल डाइपोल को बोला जाता है बेटा कीसम फोर्स, ठीक है। ये कुछ फोर्स हमने देखे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब मैं कुछ आपको इनर्ट गैसेस की प्रॉपर्टी बता देता हूं ताकि आपके लिए एक साथ सारा सहूलियत हो जाए। चलिए, हीलियम, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट गैसेस। यहां पर हम देख लेते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन और यूयूओ। इधर से इधर जब आओगे तो टॉप टू बॉटम क्या क्या बढ़ता है वो सुन लो। टॉप टू बॉटम क्या बढ़ता है? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। टॉप टू बॉटम क्या बढ़ता है? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से वीक वंडरवॉल फोर्स, जो आपके वीक वंडरवॉल फोर्स जो है वो भी बढ़ेंगे, यानी कि सारे बढ़ेंगे। सारे मतलब एलडीएफ भी बढ़ेगा, है ना। वीक वंडरवॉल फोर्स है तो एलडीएफ भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेंगे, है ना। एलडीएफ बढ़ेगा और क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल है तो वो भी बढ़ेगा। तो वीक वंडरवॉल फोर्स सारे बढ़ेंगे। उसके बाद साइज भी बढ़ेगी, साइज बढ़ने से सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, ठीक है, सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। अब आ जाओ आगे, इनसे ये रीजंस होंगे, ये तो है क्या रीजन, और रीजन होंगे तो रीजन को हमने सबको क्या कर दिया, इधर बंद कर दिया। यही रीजन रहेंगे इनकी सारी प्रॉपर्टीज के लिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, इंक्रीज। इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, इंक्रीज। इनका जो क्या बोलते हैं जो अपना इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसकी वजह से इनके जैसे सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इन H2O, solubility in H2O increase, adsorption, adsorption on charcoal surface increase। उसके बाद आ जाओ क्या, कुछ अलग सी प्रॉपर्टी, गैस है बेटा तो लिक्विफिकेशन, मान लो हम लिक्विफिकेशन कर लें, टेंडेंसी या टेंडेंसी टू लिक्विफाई, इंक्रीज। टॉप टू बॉटम सब कुछ इंक्रीज हो रहा है। नॉन आइडियल कैरेक्टर, इंक्रीज। देखो बेटा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, वीक वंडरवॉल फोर्स बढ़ रहा है, दैट मींस अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस इंक्रीज हो रहा होगा। तो अब जरा सोचो, अगर गैसेस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। सॉल्युबिलिटी इन H2O किससे होती है बेटा, DID से। DID डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंक्रीज होता है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंक्रीज होता है, इसलिए सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। आपसे पूछा जाए जिनोन ज्यादा सॉल्युबल है या हीलियम, तो आप बोलोगे हीलियम नहीं, जिनोन ज्यादा सॉल्युबल है, क्योंकि टॉप टू बॉटम आओगे तो वीक वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा। DID इज काइंड ऑफ वीक वंडरवॉल फोर्स, तो टॉप टू बॉटम वो भी बढ़ेगा। और सॉल्युबिलिटी को हम H2O में, जो सॉल्युबिलिटी इन H2O हम कैसे देखते हैं बेटा, पानी के अंदर पानी के अंदर इनर्ट गैस डालोगे तो कैसा फोर्स ऑपरेट होगा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। एड्सॉर्प्शन ऑन चारकोल,
वो रीजन है क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो बढ़ रहा है, तो इस वजह से चारकोल पर इन गैसेस का एड्सॉर्प्शन बढ़ता है। दैट मींस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन में टॉप टू बॉटम चारकोल पे एड्सॉर्ब होने का जो टेंडेंसी है वो बढ़ता जाएगा। रीजन सरफेस एरिया ज्यादा है। टेंडेंसी टू लिक्विफाई ऐसे समझ सकते हो। टेंडेंसी टू लिक्विफाई समझो इस बात को, जैसे जीनोन है, ये यहां पर है, ठीक है। हीलियम, जीनोन के मॉलिक्यूल्स इतनी दूरी पर हैं, सपोज इतनी डिस्टेंस पर है, लेकिन हमने देखा कि हीलियम जो है वो इतने डिस्टेंस पर है। अब आप बोलोगे वो इतनी पर क्यों है? तो सिंपल है बेटा, क्योंकि हीलियम के बीच में एसोसिएशन कम और जीनोन के बीच में एसोसिएशन ज्यादा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा वहां पर अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस ज्यादा होगा। तो कौन सी गैस के मॉलिक्यूल्स, कौन सी गैस के एटम्स के बीच में एसोसिएशन ज्यादा होगा? नीचे वाली के में या ऊपर वाली के में? तो नीचे वाली के में। नीचे वाली के में अट्रैक्शन ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है थोड़े से पास होंगे। अब ये दोनों ही गैस हैं और दोनों को हम क्या करना चाहते हैं? लिक्विफाई करना चाहते हैं। दोनों ही क्या है बेटा? दोनों ही गैस हैं और दोनों को ही लिक्विफाई करना चाहते हैं। एक को यहां से पकड़कर पास लाना है, ठीक है, क्योंकि लिक्विड बना रहे हो, गैस है, यहां से पकड़ के पास लाना है, और एक को यहां से पकड़कर पास लाना है। आपकी मेहनत कहां ज्यादा लगेगी? जिसको दूर से ज्यादा पास लाना है। तो ये पहले से बहुत ज्यादा दूर है और ये पहले से पास है और दोनों को ही पास लाना है लिक्विड बनाने के लिए, तो यहां पर मेहनत ज्यादा लगेगी हीलियम वाले केस में। मतलब इजीली लिक्विफाई कौन हो जाएगा? इजीली लिक्विफाई नीचे वाले हो जाएंगे, ऊपर वाले मुश्किल से लिक्विफाई हो जाएंगे, बट ज्यादा रहेगा। तो आप बताओ, लिक्विफिकेशन की टेंडेंसी अगर बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है टेंडेंसी टू लिक्विफाई इंक्रीज होती है। नॉन आइडियल कैरेक्टर्स क्या होते हैं बेटा? एक गैस को आइडियल गैस कब माना जाता है? जब उसके बीच में अट्रैक्शन नहीं हो, उसको हम बोलते हैं कि ये बिल्कुल आइडियल गैस है। जो गैस का मतलब क्या है? उसके बीच में अट्रैक्शन नहीं हो। और आइडियल तो वो होता है कि बीच में अट्रैक्शन नहीं हो। टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, और जब अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है फिर नॉन आइडियल कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि आइडियल का मतलब गैस और गैस के एटम्स के बीच में जो है वो होना नहीं चाहिए अट्रैक्शन। नीचे आ रहे हैं तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो मतलब है तो सारी गैस, लेकिन आइडियल कैरेक्टर तो घटता जा रहा है ना बेटा। तो नॉन आइडियल कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। नॉन आइडियल कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है ना, या यूं कह दो रियल कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि रियल और नॉन आइडियल एक ही होते हैं, है ना। आइडियल और नॉन आइडियल अलग अलग होते हैं, या यूं कहूं आइडियल और रियल जो है वो अलग अलग होते हैं। रियल का मतलब तो वही है कि जिनके बीच में अट्रैक्शन हो जाए। चलो, वॉन डेर वाल कांस्टेंट भी बढ़ता है, बट ये सब आपको फिजिकल वाले सर बता देंगे बकायदा विथ फॉर्मूला विथ डेरिवेशंस, एंड आई होप बता दिया होगा, ऋतिक सर ने पढ़ा दिया ना आपको। तो चलो, तो ये आपकी बात हो गई सारी यहां पर इनर्ट गैसेस की। इसको फटाफट से नोट करो, एक बार फटाफट नोट करो, फिर अपन करते हैं PYQs। जल्दी नोट कर लो। हाँ भाई, चले आगे। लिख लिया होगा, नहीं तो पॉज करके लिख लेना बेटा, है ना। चलो, अब ये कुछ इंटरेक्शन के टाइप हैं। एक दो बार मैंने ऐसे सवाल देखे हैं, वैसे नीट में तो नहीं है, बट फिर भी देख लिए। जेईई मेंस वगैरह में आया हुआ सवाल सीधा आता है बेटा, है ना। फिर वो एनसीईआरटी में है चाहे नहीं है, कई बार ऐसे पंगे हो जाते हैं। चलो, इंस्टेंटेनियस आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल आएगा यहाँ पे। सॉरी, ये थोड़ा सही कर लेते हैं। ये आएगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये उसी स्ट्रेंथ में लिखे हुए हैं जिसमें मैंने स्ट्रेंथ ऑर्डर बताया था 1A2BC, उसी तरह से लिखा हुआ है बेटा। ये 1A2BC का मतलब है ये स्ट्रेंथ की ही बात हो रही है। यहां पे देखिए 1A2BC स्ट्रेंथ की उठा के मैंने टॉप टू बॉटम लिख दिया है। अब आपको करना कुछ नहीं है, एक तरीका है जिससे याद रख सकते हो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वैल्यू होती है और हमको पता है फोर्स क्या होता है बेटा। फोर्स क्या होता है? KQ1Q2 अपॉन R² है, इसी से देखेंगे। फिर जब हम एनर्जी देखते हैं तो फिर R की एक पावर को कम कर देते हैं, मतलब जहां R² होता है वहां पर हम क्या लिख देते हैं? R लिख देते हैं। ऐसा ही करते हैं। तो हमने फोर्स के रेस्पेक्ट में जो भी R की पावर दिखा रखी है उससे एक एक कम करके एनर्जी के रेस्पेक्ट में लिख दिया। तो चाहे आपसे इंटरेक्शन का कोई भी टाइप पूछे
और फिर चाहे फोर्स पूछे चाहे फिर एनर्जी पूछे, अगर वो फोर्स के टर्म में रिलेशन पूछ रहा है तो याद करने का तरीका है 3 4 5 7 7। अब ये प्रैक्टिकल चीज है, तो अप टू बॉटम आओगे तो आर की पावर बढ़ेगी, और जब जब भी आर की पावर बढ़ेगी तो ये फोर्स जो है वो घटेगा। इसीलिए तो हमने कहा कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग और ये नीचे वाला सबसे वीक होता है। ये वाला सबसे स्ट्रॉन्ग और नीचे वाला सबसे वीक होता है, क्योंकि आर की पावर बढ़ती जा रही है। तो इन दोनों की सेम होती है बेटा, इन दोनों की सेम होती है। ये मत बोलना कि सर दोनों की सेम है तो फिर ये वीक कैसे हैं। तो बेटा ऊपर चार्ज भी तो होते हैं, है ना। के एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बोलते हो। अब आप खाली इससे ही एक्सप्लेन कर लोगे, इनको तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में पार्शियल चार्ज आएंगे, क्योंकि डाइपोल है एक परमानेंट डाइपोल है, तो वहां पर फिर Q की वैल्यू ज्यादा आएगी, और जब Q की वैल्यू ज्यादा आएगी तो उस फोर्स का ज्यादा होना लाजमी है। तो इस वजह से फोर्स, अगर पावर सेम है आर की, बाकियों को तो हम डिस्टेंस के तौर पर कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है, पर यहां पर एक डाउट आता है कि दोनों ही सेम है तो क्या दोनों की पावर सेम होगी? नहीं बेटा, इसमें चार्ज भी तो आएगा। इसमें कोई भी पोलर नहीं है पैदाइशी, लेकिन इसमें एक पैदाइशी पोलर है, जिसकी वजह से Q मतलब मैग्नीट्यूड चार्ज का ज्यादा रहेगा तो उसका फोर्स ज्यादा रहेगा। चलो ये हो गया, याद रखने का तरीका बेटा जुगाड़ है ये 3 4 5 7 7 3 4 5 7 7। एक याद कर लो, एनर्जी याद नहीं करनी है। एनर्जी में आर की एक पावर को क्या करना है? कम करना है, फॉर्मूले से हमको पता है। तो जिसका 3 है 2 4 3 5 4 7 का 6 और 7 का वापस से 6 हो गया। तो ये कभी भी आपसे पूछ सकते हैं। खास तौर से सबसे पहले वाला एक सवाल मैंने देखा है, एक ही देखा है अब तक सवाल, कि कौन से टाइप के फोर्स, कौन से टाइप के इंटरैक्शन में फोर्स जो है वो क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फिर उसमें आंसर है आयन डाइपोल। तो कैसे भी पूछ लेगा वो, किसी भी तरह से पूछ सकता है। ठीक है भाई, चले आगे। ये कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा चीज थी बेटा, मैंने बता दी। गलती से एक आधा सवाल भी ऐसा टकरा जाए तो कर लेना। अब मैं कुछ नहीं छोड़ रहा, है ना। आओ आगे सवाल स्टार्ट करते हैं बेटा। आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है, आज मैंने कर दिया है। छोटा सा एक टॉपिक बच रहा था, उसको अपन ने खत्म कर लिया आधे घंटे में। अब अपने पास 1 घंटा 30 मिनट पूरा पूरा सवाल करने के लिए, और सवाल करेंगे जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो सके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 7 पीछे लिख रहा है मतलब NS2NP5 हो गया। और जब NS2NP5 हो गया, इसका मतलब ये किसका होता है बेटा? हेलोजन का। कैसा होता है? हेलोजेंस का। हेलोजेंस कैसे होते हैं बेटा? नॉन मेटल होते हैं। हेलोजेंस कैसे होते हैं? नॉन मेटल। जरा देखो, क्या हेलोजेंस F2 Cl2 Br2 I2 ये कैसे रहते हैं? डाई एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। तो क्या ये डाई एटॉमिक फॉर्म में रहेगा? रहेगा। क्या ये नॉन मेटल होता है? होता है। क्या इनकी सबकी वैलेंसी एक होती है? ये F माइनस, ये Cl माइनस, ये Br माइनस, ये I माइनस। ये इलेक्ट्रो वैलेंसी कितनी होती है? 1। वैलेंसी कितनी होती है इनकी? 1। तो इसका मतलब हो गया ये भी सही है। इट फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड। नो 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 नो, गलती यही हुई है। नॉन मेटल कौन से बनाते हैं बेटा? एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल कैसे बनाते हैं? ऑक्सीडिक, एसिडिक ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, क्या Cl2O7, Cl2O7 कैसा होता है बेटा? एसिडिक होता है। याद रखिएगा बेटा, हेलोजन कोई भी बेसिक ऑक्साइड नहीं बनाता है, हेलोजन सारे क्या बनाएंगे? एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। तो ये गलत हो गया, तो आंसर हमारा यही हो गया, क्योंकि नॉन करेक्ट यानी इनकरेक्ट पूछा था। AIPMT 1995 का सवाल है, बहुत पुराना। क्या पता आप में से कुछ लोग पैदा ही ना हुए हो। आओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ एन एटम बाय विच। AIPMT 1996 का। EN क्या है? इलेक्ट्रॉन्स गेट अट्रैक्टेड, यही है EN। ना कंप्लीटली गेन होता है, ना कंप्लीटली लूज होता है। रिपल्शन की तो कोई बात ही नहीं है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन गेट अट्रैक्टेड। छोटे छोटे सवाल है। ए ट्रांजिशन एलिमेंट X हैज द कॉन्फ़िगरेशन Ar3d4, बट ये X+2 3 में है। चलो, तो इसका मतलब क्या हो गया? X+2 में क्या हो जाएगा? Ar3d5 हो जाएगा क्या? Ar3d5 हो जाएगा। X+1 में क्या हो जाएगा भाई? Ar3d5 4s1 हो जाएगा। और X क्या हो जाएगा? Ar3d5 4s2 हो जाएगा। और ये पता है 18 और 5 23 और 2 25। तो ये हो गया आपका कितना? मैंगनीज हो गया। आप जैसे भी निकालना चाहो निकाल सकते हो।
और आसान तरीका बताऊं, और आसान तरीका ये है कि इसमें अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, अभी कितने हो रहे हैं, अभी इसमें 18 और कितने 18, 18 इसके 4 इसके कितने हो गए 22 हो गए, प्लस 3 में 22 है, मतलब 3 और डाल दो इलेक्ट्रॉन तो कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे क्या, 22 और 3 25, जैसे आपको समझ आए वैसे सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हो। आओ आगे, AIPMT 2003 शायद करवा दिया है ये सवाल है ना आपको, शायद लेक्चर नोट्स में भी है। O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस Al प्लस T, इधर से इधर जाओगे तो Z इफेक्टिव क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है, तो साइज क्या होगी, घटेगी, है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो डिक्रीज फ्रॉम O2 माइनस, ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2 माइनस टू Al प्लस 3, आंसर हो जाएगा डी। में भी शायद ये सवाल करवा लिया है मैंने। चलो आओ, आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आयनिक मतलब जो आपकी आयनिक साइज होती है, आयनिक साइज होती है, याद करो जुगाड़ मेरा, और मैंने क्या लिखा था, आयनिक साइज इज नेगेटिव टू के सीधा क्या बोलते हैं प्रोपोर्शनल होती है, और पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है भाई। और पॉजिटिव चार्ज जो होता है, और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जेड इफेक्टिव के, यानी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, मतलब या यूं कहें पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो इसका मतलब है जब जब भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा बेटा तो फिर मतलब जेड इफेक्टिव भी तो बढ़ेगा। तो बताओ आयनिक साइज जो है वो जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज घटेगी, जेड इफेक्टिव घटेगा तो साइज जो है वो बढ़ेगी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं होगा स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव, स्क्वायर तो फिर होगा नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्वायर पे नहीं होगा, स्क्वायर स्क्वायर वाले तो काट दो, ऐसा कोई स्क्वायर नहीं है, डायरेक्टली होगा नहीं, तो आंसर हो गया आपका बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। कब जेड इफेक्टिव जब बढ़ता है तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, और कॉन्ट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो साइज जो है वो घटेगी, तो इसका मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर वगैरह का कोई रिलेशन नहीं है। AIPMT 2004 में पूछा हुआ सस्ता सुंदर और टिकाऊ सवाल। आ जाइए आगे, लैंथेनोइड्स आर, AIPMT 2004 में एक बार फिर से सस्ता सवाल, लैंथेनोइड्स क्या होते हैं, 6th पीरियड के होते हैं बेटा, तो 7th पीरियड वाले तो काट दो, चलो आ जाओ 6th पीरियड की बात है, 14 एलिमेंट्स, ठीक बात है, एटॉमिक नंबर 90 से 103 बोल दिया, काट दो क्योंकि वो एक्टिनोइड्स होते हैं 90 to 103, 14 एलिमेंट्स इन द 7th पीरियड, काट दो, 14 एलिमेंट्स ठीक है, 6th पीरियड ठीक है, एटॉमिक नंबर 58 to 71 भी ठीक है, और लगातार इनमें 4f सब लेवल भी भरता है ना, तो इसका मतलब हो गया ये वाला बिल्कुल सही है, ये डी हो गया। 4f में इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे होते हैं लेंथेनोइड्स में, एक्टिनोइड्स में बेटा 5f में भरे जा रहे होते हैं। जो एक्टिनोइड्स होते हैं, ये भी लिख लेता हूं, एक्टिनोइड्स जो होते हैं वो 7th पीरियड के होते हैं, है ना, 90 to 103 होते हैं, और उनमें 5f सबशेल जो है में इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा होता है। कभी आपसे मान लो एक्टिनोइड्स के लिए ऐसा सेम सवाल उठा के बना दें, क्योंकि एग्जामिनर यही करता है, कैसा पूछा, इतने पुराने साल के सवाल है, क्या पता इनको ही थोड़ा मॉडिफाई करके दे दे, तो ये AIPMT 2000। फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैलोजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, एम्स 2004 में आया हुआ सवाल है, एम्स 2004 में आया हुआ सवाल है। तो हमको पता है ये Cl की ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन की, बस आपको इसमें से करेक्ट निकालना है। ब्रोमीन की फ्लोरीन से ज्यादा, गलत हो गया बेटा, फ्लोरीन की क्लोरीन से ज्यादा, गलत हो गया बेटा, ब्रोमीन की क्लोरीन से ज्यादा, गलत हो गया बेटा, फ्लोरीन की आयोडीन से ज्यादा, ये रहा फ्लोरीन, ये रहा आयोडीन, हाँ फ्लोरीन की आयोडीन से ज्यादा होगी, ये आंसर हो गया आपका। एक ऑर्डर पता है उससे आप निकाल सकते हो टुकड़े टुकड़े में करके। चलो आगे बढ़े, द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, बताया था कि परसेंटेज s करेक्टर अगर बढ़ेगा तो En बढ़ती है, बस तो फिर अब आप आंसर निकाल सकते हो। sp डिक्रीजिंग पूछ रहा है, तो sp की सबसे ज्यादा, sp2 की उससे कम, गलत हो गया ये वाला, sp sp2 sp3, सही आंसर यही है। sp में 50% s करेक्टर, 33% s करेक्टर, 25% s करेक्टर, सॉरी ये भी गलत हो गया, इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा, तो ये भी नहीं, ये भी गलत हो गया, फिर ये भी गलत हो गया, तो sp सबसे ज्यादा, sp2 उससे कम, और sp3 सबसे कम, यही होगा आंसर सी, ठीक है भाई, ये वाला तो वैसे ही गलत है। चलो ये हो गया आपका En वाला सवाल।
विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम हैज द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी? लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी भाई? लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जरा सोच के बताओ। देखो बेटा 1s2 2s2 2p3 हो गया, 2p3 2p6 2p5, ठीक है, और फिर ये 3s1, तो इसकी वजह से लोवेस्ट हो गया ना, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का हो गया। थर्ड पीरियड है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, ठीक है भाई, ये हो गया आपका ऐसा। सिंपल है ना, समझ आ रहा है ना बेटी? AIPMT 2007 सवाल, ये वैसे करवा दिया था मैंने लेक्चर नोट में, मेरे को याद है ये सवाल था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड? AIPMT 2009 में पूछा हुआ सवाल है, ये भी मैंने करवा दिया है। जो लोग बोलते हैं कि मैं PYQs नहीं करवाता, मैं बता देता हूँ मैं PYQs करवा रहा हूँ, और इनमें से कुछ PYQs मैंने लेक्चर में भी करवा दिए हैं, ठीक है। मैं PYQs ही करवाता हूँ ताकि आपको एक लेवल पता चले कि कहां से सवाल आता है। देखो बेटा ये M4 है, ठीक है, ये क्या है? एसिडिक है, ये बेसिक है, और ये एसिडिक है। तो बेस बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये वाला आंसर हो गया। बेसिक जो है वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या हो गया? NaOH हो गया, जो कि क्या होता है बेटा? बेस होता है। NaOH जो है वो क्या होता है? बेस होता है, ठीक है भाई, समझ में आई बात? चलो, एक कमेंट देखा था मैंने यार, है ना, किसी ने पूछा था मेरे को कि सर प्लीज सीक्वेंस में पढ़ाया कीजिए। एक तो मैं आपका कमेंट पढ़ा नहीं, मतलब पढ़ा तो समझा नहीं कि आप कौन से सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, कि सीक्वेंस मतलब मैं समझा नहीं। आप NCERT सीक्वेंस की अगर बात कर रहे हैं तो NCERT सीक्वेंस की तो यहाँ मैं फॉलो नहीं करता बेटा NCERT सीक्वेंस को। तो रीजन की NCERT में जो चीजें है ना, अगर NCERT प्रॉपर सीक्वेंस और डिसिप्लिन मैनर में किताब होती तो फिर आप NCERT पढ़कर ही क्यों ना सेलेक्ट हो जाते हैं ना। तो NCERT को पढ़ाने का एक तरीका होता है। हम NCERT कवर करते हैं, लेकिन NCERT की सीक्वेंस में ही NCERT को कवर करें ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि NCERT में बहुत सी चीजें, एडवांस चीजें पहले पेज पर दे देते हैं, वो पहले चैप्टर में दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे चैप्टर में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये बात वहां इसलिए बोला था। तो उनकी सीक्वेंस थोड़ी सी गड़बड़ है। गीता है, सम्मान करते हैं उस किताब का, लेकिन कमी कहां नहीं होती होती। तो NCERT जो है वो थोड़ा अलग टाइप की किताब है बेटा। उसमें ऐसा नहीं है कि उसकी सीक्वेंस से हम जाएंगे तो सब कुछ सीख जाएंगे, नहीं, सीक्वेंस जो है वो हमारी रखो। इसीलिए बोलता हूं पहले मेरे नोट्स पढ़ना, मॉड्यूल करना, DPP करना, उसके बाद NCERT की रीडिंग लगाना, मजा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा बेटा। पहले NCERT पढ़ोगे दिक्कत होगी, ठीक है ना। आपके लिए राय है, सजेशन है ना। मैं कोई इस तरह से आपको मना नहीं कर रहा कि आप NCERT पहले मत पढ़ो। जिनको NCERT पहले पढ़ना अच्छा लगता है आप पढ़िए, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स हैं, उनके नुकसान हैं, वो बता रहा हूं मैं, क्योंकि उनकी सीक्वेंस अलग अलग है ना। कभी NCERT से ऑर्गेनिक पढ़ के देखना, जो है ना दिमाग काम कर जाएगा आपका। इनऑर्गेनिक में तो फिर तुमको चलो कुछ समझ आ जाएगा, हालांकि इनऑर्गेनिक में भी बहुत सी सीक्वेंस गड़बड़ है, लेकिन आप ऑर्गेनिक पढ़ के देखना NCERT से पहले, किसी टीचर से बिना पढ़े ऑर्गेनिक पढ़ के देखना NCERT से। समझ में नहीं आएगा कौन सी सीक्वेंस है, क्या है, कहीं पे कुछ भी हाई फाई बात बोल देता है, उसको मतलब नहीं होता बेटा। चलो खैर, किसी ने पूछा था सीक्वेंस, तो मुझे ऐसा लगा कि वो NCERT के सीक्वेंस की बात कर रहा है, क्योंकि आपको जो लेक्चर प्लानर मिला हुआ है उसमें NCERT के टॉपिक्स डले हुए हैं और NCERT की सीक्वेंस हैं, तो मैं भी उस बच्चे को उस सीक्वेंस की बात कर रहा होगा, है ना। इसके अलावा तो किस सीक्वेंस की बात करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वापस से अपने कमेंट को एलाबोरेट करना बेटा, चीज़ों को थोड़ा सा कि आप क्या पूछना चाहते हो। और मैं कमेंट्स देखता हूं, ठीक है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको अब मेरी टीचिंग जो है वो पसंद आ रही है। और ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने 9 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मेरा एक एम होता है बेटा, मेरा एक गोल है। मैं जब भी टीचिंग कराता हूं ना, मैं टीचिंग में पहले दिन जब उतरा था तो मैंने एक चीज को अच्छे से अपने मन में उतार लिया था कि बुकिश लैंग्वेज नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर वो लैंग्वेज समझ में आ जाती है तो फिर बच्चे को कोचिंग की जरूरत नहीं, टीचर की जरूरत नहीं। मैं पढ़ाऊंगा इजीएस्ट लैंग्वेज, देसी लैंग्वेज, जिस भाषा में आप आम भाषा में जो चीजें समझते हो ना वो आपको लाइफ टाइम याद रहती। तो मेरा तरीका होता है कि मैं इजीएस्ट वे में पढ़ाऊं, इजीएस्ट लैंग्वेज में पढ़ाऊं,
और सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके सामने लाकर रख देता हूं चीजों को, बिल्कुल सिंपल तरीके से कि इसमें देखो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ऐसा होगा तो पास आएंगे दूर जाएंगे, इस तरह की चीजें जो है देसी तरीके से मैं लाने की कोशिश करता हूं। और आई होप आप में से काफी लोगों को वो चीजें अच्छी भी लगती होगी। ठीक है, हाँ मैं मानता हूं कि कुछ लोगों को नहीं पसंद आता होगा, तो वही बात है बेटा, है ना। और एक आप एक ऐसे ही सिंपल मजाक वाली बात कर रहा हूँ। चलिए मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैंने कहा जैसा कि, और एक जो चीज है वो मैं बताता हूँ कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आप हाथ मत जोड़ा करो, हमें अच्छा नहीं लगता। बेटा हाथ जोड़ना इज मतलब ये कि मतलब मैं क्या बोलूँ कि ये प्रोफेशन है, ठीक है, ये मेरा प्रोफेशन है ना। बिल्कुल देसी पंडित हूं तो पंडित वाली बातें करता हूं, कर्म है, ये मेरा प्रोफेशन है, मतलब कर्म है। और जो आप काम कर रहे हो ना वो आपका भगवान होता है, कर्म ही भगवान है। जो आप कर रहे हो ना उसको शिद्दत से निभाओ और उसकी इज्जत करो। तो आपको पढ़ाना मेरा कर्म है। यूं मान के चलिए कि आपको जब मैं इस तरह से नमस्कार करता हूं तो इसका मतलब है आप नहीं होंगे तो मेरे इस प्रोफेशन का कोई लेना देना नहीं है। तो बेसिकली मैं आपको कर ही रहा हूं, आपको नमस्कार कर ही रहा हूं, लेकिन आपको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप मेरे कर्म से जुड़े हुए हो, मेरे प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, तो वो मेरे लिए हमेशा सदैव बड़ा होगा। वो तो भगवान के बराबर हो गया ना बेटा, वो तो भगवान के बराबर है। जो जहां पर आप काम कर रहे हो, वर्क प्लेस, वो मंदिर है, और जो आप काम कर रहे हो वो भगवान है, रोजी है आपकी। कभी रोजी से कोई भी जो है आदमी बड़ा नहीं होता, अपने कर्म से बड़ा नहीं होता। ये तो प्रोफेशन है हमारा, ये प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन को मतलब यहां इसके ऊपर, और जिस दिन मैंने घमंड, मुझ में घमंड आ गया कि हट क्या है टीचिंग, मुझसे अच्छा कोई पढ़ा सकता है क्या, मैं आज भी पढ़ता हूं, पढ़ के आता हूं चीजों को नए नए तरीके से। जिस दिन मैंने पढ़ना बंद कर दिया, मैं बता रहा हूं मैं पढ़ाना ही बंद कर दूंगा, मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, जिस दिन मुझ में घमंड आ गया कि मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता, उस दिन मैं कुछ भी सीखना बंद कर दूंगा। तो जिंदगी में जहां भी जाओ बेटा, एक चीज ध्यान रखना, कहीं पर भी जाओ, कुछ भी पढ़ो, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, दो ही तरह की चीज हो सकती है। मैच है, या तो हारोगे या जीतोगे, लेकिन हार जाओगे तो मैच फिर से कभी नहीं खेल पाओगे, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है ना। तो जीतो चाहे हारो, एक चीज ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ सिखा के नहीं जाएगा, हर चीज सिखा के जाएगी। हारोगे तो वो एक नए मैच के लिए आपको प्रेरित करके जाएगा, एक नए एग्जाम के लिए प्रेरित करके जाएगा। ठीक है, तो यही है मतलब, और तो मुझे ज्यादा मोटिवेशन आता नहीं है, मैं मतलब ठीक है थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड रहता हूँ चीजों को, तो मेरे को वैसे ज्यादा पसंद नहीं है मोटिवेशन वगैरह, और आपका समय खराब होता है तो मैं वैसे बोलता भी नहीं हूँ बहुत ज्यादा। पर ठीक है, कभी कोई बात निकल जाती है। आज थोड़ा फ्री मूड है क्योंकि PYQs करवा रहे हैं तो मैंने बोल दिया। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि समय ज्यादा खराब हो रहा है तो बेशक आप इस वीडियो को थोड़ा आगे करके अपना आगे से आप पढ़ सकते हैं। चलिए बस यही कह रहा हूं, लाइफ में हमेशा एक अच्छे लर्नर ही बन के रहिएगा। ठीक है, अच्छे लर्नर बन के रहिएगा, जहां से जो मिले है ना ज्ञान ले लो। वो एक है ना कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु कौन सी जात का है नहीं पूछा जाता। अगर साधु से जात पात बेरात, यानी कि जात का मतलब मेरा यहां पर किसी कास्ट या धर्म से नहीं है, मतलब आप इंक्वायरी ना करें किसी से कि जो पढ़ा रहा है वो नहीं पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है, इंक्वायरी नहीं होता। अगर ज्ञान मिल रहा है तो लीजिए, ज्ञान मिल रहा है तो लीजिए, जहां जहां से आपको ज्ञान मिल सकता है लीजिए, क्योंकि जितना आप अर्जित करोगे वही आपके जीवन में काम आएगा बेटा। चलो हो गई पंडितों वाली बातें, आगे बढ़ सकते हैं भैया। Amongst the elements with the following electronic configuration, which one of them may have the highest ionization energy? Okay, यहां पर हमारे पास P1 है, हमारे पास P2 भी है, हमारे पास P3 भी है, और हमारे पास P3 है बट वो 4 है। तो ये 3P1 हो गया, ये 3P2 हो गया, ये 3P3 हो गया, ये 4P3 हो गया। 4P3 और 3P3 में तो 4P3 सबसे कम होगा, मैं जानता हूं। 3P1 से ज्यादा 3P2 होगा, 3P2 से ज्यादा 3P3 होगा, और 3P3 से कम होगा क्या, ये वाला। तो इसका मतलब है फिर ये चीज मैक्सिमम हो गई, और अगर ये मैक्सिमम हो गई तो आंसर टिक कर दो, क्योंकि हाईएस्ट ही पूछा है आई थिंक AIPMT 2009 में सवाल है ना। क्योंकि ये क्या है, NS1 NP2 NP3, तो NP1 NP2 NP3, NP1 NP2 NP3 में NP3 सबसे ज्यादा होता है।
फिर np3 में अगर हम देखें कि 3p3 और 4p3 में कौन ज्यादा होगा, तो फिर 4p3 कम होगा क्योंकि टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है बेटा। तो ये हो गया आपका आंसर। चले आगे। अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस द ऑर्डर ऑफ इंक्रीज। हाँ ये थोड़ा अजीब सा सवाल नहीं है, AIPMT 2010 एक बार के देखने के लिए हमको समझ नहीं आता, पर हमको पता क्या करना होता है, पीरियड नंबर तो एटलीस्ट पता करने होते बेटा। मैग्नीशियम थर्ड पीरियड का है ना, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड का है, उसी पीरियड में आगे फॉस्फोरस आएगा और फिर कौन आएगा, Cl आएगा। ये कौन सा पीरियड है बेटा, थर्ड पीरियड। फिर मैग्नीशियम के नीचे कौन आता है, कैल्शियम, जो कि कौन सा पीरियड है बेटा, फोर्थ पीरियड। अब आप यहां से यहां जा रहे हो, आपको भी पता है कि लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करोगे तो साइज क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करोगे तो साइज क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लोरीन जो है इधर से इधर जाओगे तो साइज क्या हो रही है, कम हो रही है। तो क्लोरीन सबसे छोटा, फॉस्फोरस उससे बड़ा, क्योंकि इधर से इधर कम हो रही है तो इधर से इधर जाओगे तो साइज बढ़ेगी। फिर मैग्नीशियम बड़ा, और क्योंकि मैग्नीशियम से कैल्शियम बड़ा, इसका मतलब ये हो गया आंसर ए। ये लो, सिंपल तरीके से आप इसको ऐसे सोच सकते हो। आ जाओ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई अमंग द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में साइज का ऑर्डर क्या होता है बेटा, साइज इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये लो, जितना माइनस उतना बड़ा, जितना प्लस उतना छोटा। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, जितना माइनस उतना बड़ा, कम माइनस छोटा, प्लस छोटा और प्लस और छोटा। ये लो, ये ऑर्डर हो जाएगा, सब पढ़ाया हुआ है। और जिन्होंने ध्यान से लेक्चर देखे उनको वैल्यू पता लग रही होगी लेक्चर की कि सवाल कितने जल्दी होते हैं। कुछ लोगों ने कर भी लिए, मुझे कमेंट्स मिलते भी हैं कि सर सारे सवाल हमने कर लिए हैं, डीपीपी में हमसे एक नहीं हुआ, डीपीपी में हमसे 2 नहीं हुए, 20 में से 1 नहीं हो रहा है, और वो भी आपकी गलती से, सिली मिस्टेक से नहीं हुआ होगा। बाकी सवाल मैं जानता हूं ना बेटा, हो जाएंगे, चिंता मत कर। AIPMT मेंस 2011 में पूछा हुआ है, ये भी करवाया था बेटा। कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+ इफ Na से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये बोल रहा है कि आपको एनर्जी देनी पड़ी है प्लस की 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ Na+ में जब आप इससे इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये इसकी Ea हो जाएगी, तो वापस वो Na बन जाएगा। तो क्या होगा बेटा, ये प्लस हटा दो, बस -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है कि किसी भी न्यूट्रल की आयोनाइजेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड बराबर किसके होगा बेटा, Ea ऑफ दैट x+, उस x+ की Ea के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो मतलब ये न्यूट्रल, यहां x कौन है, Na की आयोनाइजेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड मतलब 5.1, और माइनस प्लस नहीं देखना है बेटा, मैग्नीट्यूड देखना है। मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो बताओ वैल्यू में क्या लग जाएगा, सिर्फ माइनस लग जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, ये हो गया आपका आंसर। इसमें से माइनस इलेक्ट्रॉन किया, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोल दो। आ जाओ आगे। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। AIPMT प्री 2011। एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस एज वन मूव्स डाउन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। कह रहा है टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस एज वन मूव्स अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सेकंड पीरियड। ठीक है, ये भी ठीक है। लेफ्ट टू राइट साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, बिल्कुल सही है। अमंगस्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ओके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी प्लस वाला छोटा, माइनस वाला बड़ा। स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस कम, है ना, स्मॉलर द आयनिक रेडियस। नहीं, प्लस कम तो साइज बड़ी, क्योंकि प्लस ज्यादा तो साइज ज्यादा होगा। तो ये गलत हो गया, इसका मतलब है आंसर निकल गया। Amongst isoelectronic species greater the negative charge on the anion larger, ये सही है कि माइनस बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी। ये अपना एक ही जुगाड़ से हो रहा है बेटा, देखो जरा, एक ही जुगाड़ से हो रहा है। वापस से लिख रहा हूं, माइनस और ये रहा पॉजिटिव। इस जुगाड़ को अगर आप, ये जुगाड़ आपको पता है तो ये स्टेटमेंट आपको सारे पता है, नीचे वाले दोनों स्टेटमेंट पता है, उससे आप सवाल कर सकते हो सीधा सीधा जुगाड़ से। ये रहा जुगाड़ अपना, साइज नेगेटिव यानी प्लस जब बढ़ेगा तो साइज घटेगी। तो ये कह रहा है कि प्लस जब, क्या कह रहा है, प्लस जब घटेगा तो फिर साइज बढ़ेगी। तो ये कह रहा है कि घटेगी, उल्टा कह रहा है इस वजह से।
द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ NaMgSi, एम्स 2013 का सवाल है। देखो सोचो इसको, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम और यहां पे दे दिया सिलिकॉन। हमको वैल्यूज दी हुई है 3 की और इसकी निकालनी है। चलो, सोडियम क्या होता है बेटा, 3s1 होता है, ये 3s2 होता है और ये 3p2 होता है। सिलिकॉन दिया है ना, 3p2 होता है। और ये क्या होगा बेटा, 3p1 होगा। ये वैल्यूज हमने देख ली। सोडियम हमको क्या दिया हुआ है, सोडियम दिया हुआ है 496, ये 737 दिया हुआ है और फिर सिलिकॉन दिया हुआ है 776। हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा अरेंज करना है आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर को और उससे आंसर निकल जाएगा। S1 से ज्यादा S2 होता है और S2 से कम P1 होता है, यानी कि यहां पर पेनेट्रेशन लगेगा। तो याद करो, ये 3s1 से ज्यादा 3p1 पहले आ जाएगा और फिर 3s2 चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद आ जाएगा आपका 3p2। तो मतलब क्या हुआ मुझे बताओ, मतलब क्या हुआ कि हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, 3p1 की वैल्यू निकालनी है, यही तो निकालना बेटा। तो ये कहां आ रहा है, ये आ रहा है 3s1 यानी कि 496 और 3s2, तो 3s2 कौन सा हो गया, 737। अब खुद ही सोचो, 496 से ज्यादा और 737 से कम, ठीक है, 496 से ज्यादा यहां पे और इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो ऐसा कुछ है क्या कि मोर देन 496 एंड लेस देन 737 किलो जूल पर मोल। ये आंसर हो गया आपका, क्योंकि बीच में ही आएगा ना, ये है तो एल्यूमिनियम तो बीच में आएगा। तो इस तरह से आप अरेंज कर सकते हो। पहले इनका ऑर्डर लिख दो, ऑर्डर लिखने के बाद आप अरेंज कर सकते हो। ये आपका ये क्या है, ये आपका सोडियम है, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे एल्यूमिनियम हो गया, ये आपका क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सिलिकॉन हो गया। उस तरह से अरेंज कर सकते हो वैल्यूज के बेस पे। समझ आ रहा है भाई? चलो, Which of the following orders of ionic radii is correctly represented? वैसे ये सवाल मैंने शायद करवा दिया है। माइनस प्लस गलत हो गया, Na प्लस F माइनस O2 माइनस सही है, ये लो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। F माइनस O2 माइनस गलत हो गया, Al3 प्लस वाले को गलत बोल दिया, ठीक है चलो हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक था बेटा, हो गया। Be2 प्लस, Be2 प्लस का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, बेरिलियम के पास कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो Be2 प्लस के पास कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन और किसमें हो सकता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, इसमें 3 में से 1 गया, 2, आंसर हो गया बी, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। यहां तो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत बड़े बड़े हैं ये तो। इसमें तो 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भाई। आओ आगे, रीजन ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या होगा, नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज लिखा है इसलिए गलत है, क्योंकि डिक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज तो होगा नहीं, डिक्रीजिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। यहां पर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बेटा जेड होता है, जेड नहीं बढ़ता, जेड तो बढ़ता ही है, ठीक है, जेड बढ़ता ही है, लेकिन जेड बढ़ने से साइज जो है वो साइज जो है वो बढ़ती है, जेड इफेक्टिव बढ़ने से साइज घटती है, आप ऐसा समझिए। तो आप बताओ इनमें डोमिनेटिंग, ये अगर हम बात करें तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में हम इसको और अच्छे से लिख दें तो 4F लिख देंगे। स्क्रीनिंग का ऑर्डर होता है SPDF होता है बेटा, ये पुअर शील्डिंग होती है इनकी, और पुअर शील्डिंग मतलब सिग्मा, अगर सिग्मा कम है तो जेड इफेक्टिव क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। तो असल में रीजन क्या होगा बेटा, ए होगा, असल में रीजन क्या होगा, ए। ये जेड की वजह से गलत हुआ है, जेड इफेक्टिव होता तो समझ आ जाता, क्योंकि जेड बढ़ता है तो जेड तो बेटा टॉप टू बॉटम भी बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने से तो ऐसा कहां लिखा है कि साइज घटेगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जो है वो साइज जो है घटती है। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा है, मतलब साइज घटने की बात कर रहा है ना। तो हमेशा जेड बढ़ने से कभी भी नहीं होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से नहीं होता। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2 प्लस इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ Fe2 प्लस में कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका आर्गन और ये हो जाएगा आपका 3d6 Fe2 प्लस, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, डी इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, क्या 3d से पहले कोई डी आता है क्या, नहीं आता है, तो 10d इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे,
10 डी इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इज द नंबर ऑफ इन विच वन नॉट इक्वल पूछ रहा है। ओके ओके ओके, नॉट इक्वल पूछ रहा है। पी इलेक्ट्रॉन इज Cl, चलो देख लेते हैं Cl क्या होता है बेटा, 17 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, है ना। बताओ टोटल पी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6, और ये कितने हो गए 11। 11 पी इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 11 पी इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुआ बराबर। डी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe, ठीक है। अगर अच्छा वैसे तो 11 इलेक्ट्रॉन हो गए ना पी, तो आंसर तो आ गया क्योंकि नॉट इक्वल तो पूछ रहा था। अब इन सब में देखो Fe में अगर Fe की बात कर दोगे बेटा, Fe की, तो Fe में क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा और 3d6 हो जाएगा और 4s2 हो जाएगा। तो बेटा D के इलेक्ट्रॉन थोड़ी बढ़े, S के इलेक्ट्रॉन बढ़े, तो अभी भी कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन इन D। P इलेक्ट्रॉन्स इन नियोन, P इलेक्ट्रॉन इन नियोन, नियोन के लिए क्या लिखोगे आप, 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। तो ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, इक्वल हो गया क्योंकि यहां पर भी 6 इलेक्ट्रॉन डी में 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। सॉरी 10 नहीं लिखना, मैंने गलत लिख दिया, ये शायद मैंने स्टार्टिंग में गलत लिख दिया, ये 6 इलेक्ट्रॉन ही है बेटा, गलत लिख दिया, 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो 6 होने चाहिए। तो इसमें तो P जो है वो 2p 3p है, तो कितने हो रहे हैं 11 p इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो 6 के बराबर नहीं आ रहे हैं। इसमें भी 6 के बराबर, इसमें 6 के बराबर आ रहे हैं, इसमें 6 के बराबर आ रहे हैं। S इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2, देखो 1s2 2s2 और 3s2 मिलकर कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन इन S, तो ये भी बराबर हो गया। ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, वो 6 नहीं है, मतलब वो इक्वल नहीं है। तो ये AIPMT में इतनी माथा फोड़ी वाला एक सवाल पूछा था, है ना। 5 मिनट लग गए होंगे बच्चों को, खराब सवाल है ये। बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ बेटा 3D सीरीज जो होती है उससे बड़ा क्या होता है 4D सीरीज होता है, और उससे बड़ा क्या होता है 5D सीरीज होता है। लेकिन ये कहां तक, ओनली फॉर थर्ड ग्रुप। और 3D सीरीज से बड़ा 4D सीरीज और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 5D सीरीज बराबर हो जाती है। ये होता है 4th to 12th ग्रुप। तो ये जो है जिरकोनियम एंड हॉफनियम आएंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा आपका आंसर बी। ठीक है भाई, नियरली सेम रेडियस का मतलब यहां से हो जाएगा। गैडोलिनियम बिलोंग्स टू 4f, ये गैडोलिनियम से अलग ही प्यार है बेटा। ये 4f 8 होना चाहिए था, 5d 0 होना चाहिए था, 6s2 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक इलेक्ट्रॉन कूद गया, एक इलेक्ट्रॉन कूद के कहां से चला गया, ये 4f 8 और 5d 0 था, तो ये 6s2 हो गया। अब यहां पर इधर एक इलेक्ट्रॉन कूद गया ताकि ये क्या बन जाए 4f 7 हाफ फील्ड बन जाए और 5d 1 बन जाए और 6s2 बन जाए, हाफ फील्ड की वजह से। इस वजह से ऐसा हो जाता है गैडोलिनियम 64। ठीक है भाई, आओ आगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम विच एक्सक्लूडिंग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इन एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट का मतलब होता है Al3+। अब Al3+ का मतलब कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 10 किसका होता है, नियोन का होता है, तो इसका और इसका बराबर हो जाएगा बेटा। ये लो, इसका और इसका बराबर हो जाएगा, तो यहां से हम सीधा देख सकते हैं। समझ में आया, आगे चलो। Which one of the following order is correct for the bond dissociation enthalpy of halogen? ये पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ होता है सवाल, बट बेसिकली मैंने इसको कहां पढ़ा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ में, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। ठीक है, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। जो आपका रीजन जाएगा वो F2 जो है, मैंने बनाया हुआ भी है बेटा, Cl2, उसके बाद Br2, उसके बाद F2 और उसके बाद I2, ऐसा हो जाता है। ये लोन पेयर रिपल्शन की वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है या बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो घट जाती है। बॉन्ड एनर्जी बोल दो, बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल दो, दोनों एक ही बात है। ये लो, तो क्या हो जाएगा Cl2 Br2 F2 I2, आंसर हो गया बी। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया बेटा, बी आंसर हो गया। ये लो, ठीक है भाई, चले आगे। नीट 2016 का सवाल था। नीट 2018 में मोस्ट एसिडिक इन नेचर, ऊपर वाला टॉप टू बॉटम क्या होता है, टॉप टू बॉटम En जो है वो घटती है, सॉरी En जो है वो घटती है। तो बेसिक नेचर
बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर घटेगा। तो सबसे ऊपर वाला एसिडिक मान ले, वैसे तो ये ठीक है, सबसे ऊपर वाला क्या मान लेंगे, एसिडिक मान लेंगे, तो सबसे ऊपर वाला तो यही है। फिर ये उससे नीचे आता है, ये आता है, ये तो सबसे नीचे आता है, तो आंसर आपको BeO ही डालना पड़ेगा। ये मत सोचना कि ये एम्फोटेरिक है, वो ठीक है छोड़ दो। बात ये है कि एसिडिक कौन सा होगा, क्योंकि अगर आप इनको टॉप टू बॉटम बोलोगे तो फिर ये एम्फोटेरिक से शुरू हुआ, फिर बेसिक बेसिक बेसिक, तो अगर आपसे एसिडिक पूछा जाएगा तो ऊपर वाला सबसे एसिडिक होगा बेटा, तो आंसर BeO बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लेके बैठ जाओ कि सर ये तो एम्फोटेरिक होता है, अरे ठीक है, बाकी से रिलेटिव कंपैरिजन पूछ रहा है बेटा, वो रिलेटिव कंपैरिजन, कि आपको पता नहीं हो कि BeO एम्फोटेरिक है तो आप क्या आंसर दोगे, BeO में एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे, MgO में और कम होंगे, है ना। इस तरह से टॉप टू बॉटम बेसिक नेचर बढ़ता है, ये बेसिक रूल है। जो एम्फोटेरिक है वो अलग है, एक्सेप्शनली है बेटा, वो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ऐसा। आ जाओ, मैग्नीशियम रिएक्ट with an element X to form an ionic compound, okay, if the ground state electronic configuration of X is 1s2 2s2 2p3, the simplest formula for this compound is, क्या होगा यहां पे देखो, 1s2 2s2 2p3 की अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्या हो गया बेटा, ये नाइट्रोजन हो गया, क्या हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन पे हम अगर बात करें तो नाइट्राइड बनता है जिसके ऊपर N3 माइनस होता है, और मैग्नीशियम के ऊपर क्या होता है बेटा, +2 होता है। इसका इसके सर पे और इसका इसके सर पे लगा दो तो क्या बनेगा बेटा, Mg3N2 बनेगा क्या, और अगर Mg3N2 बनेगा तो बताओ हम इसको क्या लिख सकते हैं, Mg3X2 लिख दो फिर तो, क्योंकि हमको तो पता है कि ये नाइट्रोजन है, हमने नाइट्रोजन से पता लगा लिया, और नाइट्रोजन बनाता है N3 माइनस नाइट्राइड, ठीक है, क्या बनाता है, नाइट्राइड बनाता है। तो मैग्नीशियम तो +2 में जाएगा, तो नाइट्रोजन के साथ कौन सा कंपाउंड बनाएगा, तो नाइट्रोजन के साथ ये कंपाउंड बनाएगा, तो आंसर हो गया Mg3X2, आंसर हो गया डी आंसर हो गया आपका, मैग्नीशियम +2। ये मैंने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी में आई होप बताया भी होगा, क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो मैग्नीशियम तो +2 में जाएगा बेटा, क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है, NS2 होता है, तो +2 में जाएगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी +2 में देखते हैं, ठीक है भाई, आओ आगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13 नीट 2018 का सवाल है, और ये मैं करवा चुका हूं, ये आप कर लेना, ठीक है ना, लेक्चर नोट में भी करवा रखा है, आप कर सकते हो, कोई नहीं इसको बताने के, ये भी लेक्चर नोट्स में करवा रखा है, नीट 2018 का सवाल है ना। और लिथियम बेरिलियम, लिथियम के बाद क्या आ जाएगा आपका, लिथियम सबसे कम रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन को ज्यादा कर रखा है, गलत हो जाएगा, ऑक्सीजन से नाइट्रोजन को ज्यादा कर रखा है, सही है, लेकिन बोरोन पीछे आ गया P1, हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई नहीं, ये ठीक है। ये नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन को गलत कर दिया, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन को गलत कर दिया, बेरिलियम से ज्यादा बोरोन को अगेन गलत कर दिया, ठीक है। तो बचता एक ही है बेटा हमारे पास, कि ये हो गया आपका S1, S1 से ज्यादा क्या होता है P1, P1 से ज्यादा क्या होता है S2 पेनेट्रेशन पावर, उसके बाद P1, उसके बाद P4 होता है ना सॉरी P2, फिर P4, फिर P3 ज्यादा होता है हाफ फील्ड की वजह से, P5 एंड P6। तो करेक्ट ऑर्डर हो गया आपका बी आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट वाटर इज फॉल्स, जेई मेंस 2016 का सवाल है बेटा, जेई मेन 2016 का सवाल है। जेई मेंस के सवाल कई बार नीट में सीधे सीधे आते हैं, इसलिए करवा रहा हूं, जेई मेंस के सवाल खूब सारे लाया हूं मैं, क्योंकि नीट तो आपके सामने आ ही जाता है कैसे न कैसे करके। लिख रहा है डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, आइस की डेंसिटी हाँ कम होती है पानी से, बिल्कुल हम लोग जानते हैं, तो ये तो सही हो गया। देयर इज एक्सटेंसिव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन, इंट्रामोलिकुलर बोल दिया, इंट्रा बोल दिया, गलत हो गया, इसका मतलब आंसर तो यही हो गया बेटा बी, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, फॉल्स पूछा है। आइस फॉर्म्ड बाय हैवी वाटर, दैट मींस D2O आइस, D2O आइस जो है वो सिंक कर जाएगा इन H2O। उसका रीजन सुन लो क्या, उसका रीजन है डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है
है ना, m अपॉन v, इसका m ज्यादा होता है तो d भी ज्यादा होगा, इस वजह से ये सिंक कर जाएगा। m ज्यादा होगा, d ज्यादा होगा, इस वजह से ये सिंक कर जाएगा। D2O का बर्फ सिंपल पानी पर नहीं तैर सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा। D2O का बर्फ सिंपल पानी पर नहीं तैर सकता, तो इन्होंने लिखा है कि D2O का बर्फ पानी में डूब जाएगा। ठीक बात है ना। फ्लोट बोलते, तैरना बोलते तो गलत होता। डूबने का पूछा है तो डूब तो जाएगा, क्योंकि मास ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। इसमें मास खेल गया, D2O का मास ज्यादा होता है ना बेटा, तो उसमें वॉल्यूम कुछ नहीं करेगा, वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है। जब भी दोनों तरफ सेम होगा तो वॉल्यूम से आंसर चला जाएगा। मतलब वॉल्यूम की तरह, ऐसे ऐसे वाली बात करो, जैसे ऐसे बात करो, H2O आइस, ठीक है, फ्लोट्स ऑन H2O लिक्विड, फिर H2O आइस ऑन D2O लिक्विड, ये भी सही है, क्योंकि ये तो मास भी कम है, तो मास कम है तो डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि तो ज्यादा डेंसिटी वाले पे तो तैर ही देगा बेटा, तो ये हो गया, सही बात है। उसके बाद D2O आइस फ्लोट्स ऑन D2O लिक्विड, ये भी सही है। ये सारे ट्रू हैं, ये सारे क्या है बेटा, ट्रू वाले स्टेटमेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये सारे सही वाले स्टेटमेंट, ये सही वाले स्टेटमेंट। ये काम उल्टा किया था इसने। चलो आ जाओ, सिंपल सी कहानी है भाई, जहां दोनों तरफ सेम हो वहां वॉल्यूम खेलेगा। H2O आइस, H2O लिक्विड, वॉल्यूम ज्यादा डेंसिटी कम, इसलिए तैरता है। H2O आइस, D2O लिक्विड, वॉल्यूम छोड़ो, मास ही कम है, मास कम है तो डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी, इसलिए तैर जाएगा। ठीक है, D2O का आइस D2O पे तैरेगा ही तैरेगा, क्योंकि पानी का बर्फ पानी पे तैरता है, तो D2O का बर्फ भी D2O पर तैरेगा विथ सेम रीजन। दोनों का रीजन, इसका और इसका रीजन सेम होगा। इसमें तो दिखती बात है, मास ही कम है, किसी कम डेंसिटी वाले को ही डाल रहे हो तो ज्यादा डेंसिटी वाले पे तो वो तो तैरेगा ही बेटा। चलो, ये खूब सारी कहानी, कौन किस पर तैरेगा ये सब मैंने बता दिया। आप कल को ऐसा सवाल आ जाए तो मास वॉल्यूम से खेल लेना, आंसर निकाल लोगे। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ K2CO3 MgCO3 CaCO3। देखो इतना पता है कि ये लो फाई है, ये क्या है, लो फाई है, और लो फाई है तो मैक्सिमम स्टेबल हो गया। तो अब आपको ऐसा ऑप्शन तो ढूंढना ही है जिसमें थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी हो, K2CO3 की हो। इसको काट दूं, इसको काट दूं, अब दो बचे, अब दो बचे, और दो में जो बाकी के तीन है बेटा, MgCaBe, अब BeCO3 MgCO3 और CaCO3 में थर्मल स्टेबिलिटी फाई घटता है तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है, बताया था। तो फिर इसमें सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल ये होगा, यानी कि आंसर बी, Mg और Be में Be बाद में नहीं आएगा, काट दो, तो अब आंसर हो गया सिर्फ और सिर्फ आपका क्या, सी आंसर हो गया बेटा। ये लो आंसर हो जाएगा आपका सी। लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन, किस पर करता है भाई, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, चार्ज का मैग्नीट्यूड और R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। याद है ऐसा फॉर्मूला करवाया था, बस तो देख लो। फिर किस पर दिखोगे, चार्ज ओनली नहीं, साइज ओनली नहीं, पैकिंग ऑफ आयंस ओनली नहीं, चार्ज ऑन द आयन एंड द साइज ऑफ द आयन, दोनों पे डिपेंड करती है बेटा, क्योंकि आंसर तो दोनों से निकलता है, क्योंकि साइज चार्ज जब सेम हो जाता है तो फिर आंसर निकलता ही निकलता है। समझ पा रहे हो इस बात को। चलो आगे बढ़े, चलो अगला सवाल देखते हैं अब। Among the following which one has the highest cation to anion size ratio, मतलब cation ऊपर और anion नीचे, ये जितना छोटा होगा वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी रेशियो की। तो cation सबसे बड़ा, anion सबसे छोटा, यही ऑप्शन है, बाकी नहीं है, आप देख लीजिए। ऐसे भी सवाल पूछते हैं यार, कुछ नहीं है इस सवाल में, पूछ लिया लेकिन। Which one of the following alkaline earth metal sulfate is the हाइड्रेशन एंथैल्पी, जब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी किससे, लेटिस एनर्जी से, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और जब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होता है, ये सल्फेट से बेटा। सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होती है, घटती है, तो फिर आंसर हो गया बी। ये शायद मैंने उसमें करवा भी दिया था आपको लेक्चर नोट्स में, है ना।
मैं वापस इसलिए लाया हूं कि अगर रह गया हो, जेईई मेन 2015 का सवाल है। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द मॉलिक्यूल CsI3, सीजियम तो बेटा हमेशा ही +1 में ही रहना है क्योंकि एल्कली मेटल है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, I3 कहां है, माइनस में है। ऐसा नहीं है कि सीजियम +3 में हो नहीं सकता और 3I माइनस जो है वो ऐसा नहीं होगा। कोवेलेंट मॉलिक्यूल नहीं है क्योंकि सीजियम और आयनिक, इसके बीच में क्या है, आयनिक बॉन्ड है। कैसा है बेटा, आयनिक बॉन्ड है, तो कोवेलेंट तो नहीं है। कंटेन सीजियम प्लस एंड I3 माइनस हो गया, ये हो गया आपका आंसर। सीजियम +3 एंड I माइनस आयन नहीं होगा, ये लो, ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं, ये हो गया दूसरा ऑप्शन सही हो गया। जेईई मेन 2014 का सवाल। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द मॉलिक्यूल्स, फिर से आ गया, कोई नहीं, हटा देंगे। विच वन इज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, अभी पढ़ाया आज तो, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा तो फिर बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका हो जाएगा। अभी पढ़ाया, आज ही की प्रॉपर्टीज है बेटा सारी। जेईई मेन 2015 का सवाल, धुआं धुआं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द सेंट्रल एटम हैज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन व्हिच इज नॉट सेम एज द प्रेजेंट ऑफ। इसको देखोगे बेटा तो ये AB5L0 आएगा, AB4L0 आएगा, AB2L3 आएगा, AB5L1 आएगा। 5 और 1 6, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी ये L1 होगा, इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 5 5 और AB2L3 तो 5, तो ये हो जाएगा sp3d। तो आंसर क्या हो गया आपका, डी। ये लो, आंसर हो गया आपका डी। एआई प्रीएमटी 2010 में पूछा हुआ सवाल, चुटकियों में हल करते हुए आगे चले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलर मॉलिक्यूल। पोलर का मतलब क्या होता है भाई, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसके लिए हम पोलर बोलेंगे। XCF4 मेरे को पता है, ये AB4L2 होता है, ये AB3L0 होता है, ये AB4L1 होता है, ये AB4L0 होता है। बताओ जरा किसका म्यू जो है वो 0 नहीं है, इसका नहीं होगा क्योंकि ये AB4L1 होता है। बाकी सबके म्यू क्या होते हैं बेटा, 0। नीट यूजी 2013 का सवाल, चुटकियों में हल करें, आगे बढ़े। द बॉन्ड ऑर्डर NO, अरे NO का मतलब क्या हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, 2.5 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। NO प्लस कितना हो गया भैया, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। तो बताओ बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, क्योंकि अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड लेंथ होता है, ये लो। तो बताओ NO प्लस छोटा होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ इज NO इज ग्रेटर देन NO प्लस, सही है आंसर, ये लो, करेक्ट ही पूछा है ना, तो ये लो, ठीक है भाई। आओ आगे। द मॉलिक्यूलर शेप्स ऑफ SF4, XCF4। SF4 होता है बेटा AB4L1, ये होता है आपका AB4L0, ये आपका होता है AB4L2। इसका नाम होता है बेटा सीसो, ये होता है टेट्राहेड्रल, और ये आपका हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। अब जरा सोचो, सब कुछ डिफरेंट है। लोन पेयर है 102, लोन पेयर कितना है, 102, डिफरेंट विथ 102 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम रेस्पेक्टिवली। आंसर ही हो गया, खत्म बात, ये लो, आंसर ही हो गया। डिफरेंट 012 होगा नहीं, 102 है नहीं, ठीक है। उसके बाद 111 गलत कर दो, सेम विथ 2 ऐसा गलत हो गया, तो लोन पेयर तो बच रहा कितना है, इसमें 1 लोन पेयर बच रहा है, इसमें 0 बच रहा है, इसमें 2 बच रहा है। जिसको ये AB4L1 AB2L3 अभी नहीं निकालना आता है तो बेटा एक बार वो लेक्चर वापस देख ले, क्योंकि मेरा तो केमिकल बॉन्डिंग पूरा इस पे ही चलता है, आपको पता है ना। चलो आओ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ अमंग, देखो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड होता है ये, और CO नेगेटिव, O नेगेटिव और डबल बॉन्ड O ऐसा होता है। इसमें होगा बेटा कितना, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकलता है, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर 4/3 निकलता है। इसका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कितना लिखेगा, 4/2 लिख दो तो भी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये बॉन्ड ऑर्डर्स हैं। अब खुद ही सोच लो, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा इसका आएगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम इसकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगी,
और इससे ज्यादा CO2 की हो जाएगी, और सबसे ज्यादा 4/3 तो 2 से कम ही आएगा ना बेटा। 4/3 किससे आएगा, एवरेज आएगा, तो वो एवरेज कितना आएगा 4/3, 2 से तो कम ही आएगा। तो फिर बॉन्ड ऑर्डर अगर कम आ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसा कोई ऑप्शन है तो देख लो, CO CO2 CO3 माइनस ए ऑप्शन हो गया, हवा में उड़ गया सवाल, धुआं धुआं हो गया। ठीक है भाई, धुआं धुआं हो गया सवाल। ये PYQs AIPMT 2007 का सवाल था। चलो, मैच द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ऑफ कॉलम 1, नीट 2017 में एक सस्ता सुंदर और टिकाऊ सवाल पूछा था। इंटर हैलोजन मतलब हैलोजन ही है बेटा बेसिकली, ये X भी हैलोजन है और X डैश भी हैलोजन है। इसके वैलेंस शेल में, सबके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हैलोजन मोनोवैलेंट होता है तो खाएगा भी एक एक, खाएगा भी एक एक। तो जरा सोचो, सबके X में तो कितने होते हैं, 7 7 7 7, 7 में से एक ही काम आया तो 6 बचे, 6 बच गए, इसका मतलब क्या हो गया, 6 बच गए, इसका मतलब क्या हो गया, 3 लोन पेयर। 3 लोन पेयर हो गया तो मतलब ये तो ऐसा हो गया ना बेटा, ये तो मॉलिक्यूल ही ऐसा हो गया। तो इसका मतलब है हम इसको क्या ऐसे लिख दें, AB1L3। अरे AB1L3 कुछ नहीं होता तो डायरेक्ट क्या लिख दो, लीनियर लिख दो। AB1L3 कुछ नहीं होता तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, लीनियर लिख सकते हो। 7 में से 3 काम आ गए, 4 बचे, तो ये बच गया बेटा AB3L2। 7 में से 5 काम आ गए तो ये बन गया बेटा AB5L1। 7 में से 7 काम आ गए तो बन गया AB7L0। इसका नाम बोलो क्या होता है, बेंट टी। इसका नाम क्या होता है बताओ भाई, 5 और 1 स्क्वायर पिरामिडल। इसका क्या नाम होता है बेटा, इसका नाम होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, तो देख लो फिर इसमें से, टी शेप, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, लीनियर, स्क्वायर पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल तो होगा ही नहीं यार कहीं पे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल तो है ही नहीं। तो 5 कहीं पर देख लो, 5 तो हो ही नहीं सकता, 5 तो हो ही नहीं सकता। तो अगर कहीं पे ऑप्शन में 5 दिख रहा है तो उसको तो वैसे ही काट देना, कहीं पे ऑप्शन में अगर 5 दिख रहा है काट दो, 5 दिख रहा है काट दो, कहीं नहीं हो सकता 5 तो। ठीक है, 5 एक ही जगह था, किस्मत खराब है आपकी। बाकी आप चेक कर लेना बेटा, मैंने सॉल्यूशंस तो बना के दे दिए, आप चेक कर लेना, आंसर निकाल लेना, नीट 2017 का सवाल है, कर लोगे ना, टाइम बचेगा। मैंने लिख ही लिया है वैसे भी, कोई बात नहीं, लिख ही लिया है मैंने, तो अब आप कर लेना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू स्पीसीज आर आइसोस्ट्रक्चरल्स, मतलब सेम स्ट्रक्चर होगी। BrO3 माइनस एंड XeO3 माइनस बोथ आर AB3L1, बोथ आर क्या होंगे, AB3L1। दोनों के दोनों ही क्या होंगे बेटा, दोनों के दोनों AB3L1 होंगे, मतलब पिरामिडल होंगे। ये लो, तो आंसर ए ही हो गया सीधा ही। ये नहीं होगा, एज ये सीसो होता है, ये स्क्वायर प्लेनर होता है, ये पिरामिडल होता है, और ये कैसा हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ये पिरामिडल होता है। ये लो, ठीक है, तो आंसर हो गया ए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स द सेंट्रल एटम हैव sp2 हाइब्रिड। सीधे सस्ते सुंदर सवाल पूछे जाते हैं बेटा AIPMT 2010 में। कह रहा है दोनों के दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, बताओ ऐसा कौन है। BF3 sp2 होता है, NH2 sp3 होगा बेटा, है ना। ये क्या होता है आपका, ये आपका AB3L0 होता है तो sp2 हो गया, लेकिन ये AB2L2 होता है तो फिर sp3 हो गया, तो ऑप्शन गया। ये आपका NO2 माइनस यानी कि AB2L1, तो ये आपका sp2 होता है, लेकिन ये AB3L1 होता है तो ये sp3 हो जाएगा, ये sp2 हो जाएगा। BF3 एंड NO2 माइनस, ये आंसर हो जाएगा आपका C। आंसर क्या हो जाएगा आपका C, क्योंकि C आंसर में BF3 क्या है, sp2 हो जाएगा, और NO2 माइनस भी क्या हो जाएगा बेटा, sp2 हो जाएगा। ये लो, इसमें NH2 माइनस अभी बताया sp3 होता है, और H2O भी कैसा होता है बेटा, sp3 होता है, आप ऐसे देख सकते हो। क्लियर है भाई, मुझसे भी कम टाइम लगना चाहिए आपको सवाल करने में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट इज मोर देन 0 बट लेस देन 1। ये कैसा सवाल है सर, एम्स 2016 में तो ऐसे ही आते थे भाई, क्या करें एम्स में तो,
है ना, अच्छे खुशियां मनाओ, अब नहीं आएंगे। इसका म्यू 0 हो गया, खत्म करो। इसका भी म्यू 0 हो गया, खत्म करो। तो ये ऑप्शन तो काट दो। दोनों का म्यू नॉन जीरो है, हम जानते हैं दोनों का म्यू क्या है, नॉन जीरो है। अगर हम NH3 को, NH3 का म्यू 1 मान ले, तो NF3 का जो है हमारे पास डाइपोल मोमेंट कम आया था, याद है ना? किस तरह से याद है कि एक के तो सारे मिलके एक ही तरफ जा रहे थे, और NF3 के केस में फ्लोरीन के वेक्टर्स नीचे आ रहे थे और लोन पेयर का ऊपर जा रहा था। तो NH3 का अगर 1 है तो ये क्या होगा, म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 1 से तो कम होगा, ये लेस देन 1 होगा, बट 0 नहीं हो सकता ना, 0 से तो ज्यादा ही होगा बेटा। तो लेस देन 1 और मोर देन 0। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, मोर देन 0 लेस देन 1, ये ऐसा कर सकते हो। तो आपका आंसर हो गया बी। समझ रहे हो ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला सवाल है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। NH3 को 1 मान लो, ठीक है, और हमको पता है NH3 से NF3 का कम होता है, ये दोनों तो 0 है, तो इनसे तो इसका ज्यादा ही होगा, लेकिन NH3 से कम होगा, तो आंसर हो गया सीधा सीधा NF3। द मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स बिटवीन बॉन्ड पेयर कितना होगा भाई, 4 4 8 4 12 90 डिग्री एंगल्स। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करेगा ये, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करेगा ये। लो आ जाओ, ठीक है भाई। मैक्सिमम इसी में होंगे 90 डिग्री के एंगल, इससे कम नहीं हो सकते किसी में, इससे ज्यादा नहीं होंगे किसी में। तो 4 ऊपर 4 नीचे 4 प्लेन में, ठीक है, उससे आपको पता लग जाए। प्लेन में क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर में 4 90 डिग्री के एंगल होते हैं। फिर इन चारों वैलेंसी का ऊपर वाले के साथ 4 और इन चारों का नीचे वाले के साथ 4 4 4 4 12 हो गए, ये 90 डिग्री के 12 एंगल्स होते हैं बेटा। AIEEE 2004 में पूछा हुआ सवाल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। SiF4 क्या होता है, एक जैसा होगा। AB4L0 सराउंडिंग भी सब सेम है तो सेम होंगे। AB4L2 इसमें भी लोन पेयर ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर देते हैं, मतलब इसमें भी सब सेम होगा। ये भी क्या होता है, AB4L0 सब कुछ सेम होंगे, सेम। लेकिन इसके अंदर क्या होता है बेटा, S, ये क्या है आपका F, ये क्या है आपका F, ये आ गया आपका लोन पेयर, ये रहा F, ये रहा F। तो यहां पे हमको पता है, यहां पे हमको क्या पता है बेटा कि ये एंगल ज्यादा होता है, एक्सियल एंगल कम और इक्वेटोरियल एंगल क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर इक्वेटोरियल एंगल ज्यादा होगा तो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा, कम होगी, और एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना, बॉन्ड लेंथ। क्योंकि जहां पर एंगल ज्यादा होगा वहां रिपल्शन कम होगा, जहां पर एंगल कम होगा, है ना, जहां पर एंगल कम होगा, जहां पर एंगल कम होगा, एंगल कम मतलब बॉन्ड पेयर पास पास का मतलब रिपल्शन ज्यादा करेंगे, रिपल्शन ज्यादा करेंगे तो एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, और दूर फेंकेंगे तो लेंथ जो है वो बढ़ेगी। तो एंगल कम तो लेंथ ज्यादा, तब जब सराउंडिंग एटम एक जैसे हो, सारे फ्लोरीन है। तो बताओ इसमें ये जो SF बॉन्ड लेंथ है, ये जो आपकी A, ये जो यहां से यहां तक को अगर अपन A मान ले, A, ठीक है, और यहां से यहां तक को हम क्या मान लेंगे, B मान ले अगर, तो बताओ A और B में से कौन सी ज्यादा होती, तो एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, A ज्यादा होगा बेटा, A ज्यादा होगा और B क्या होगा, कम होगा। ऐसे देख सकते हैं, ठीक है भाई। चले आगे, AIEEE 2006 का सवाल था, हवा में उड़ा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। O2 की फोटो याद है, O2 की फोटो में 2 अनपेयर्ड होते हैं, O2 के फोटो में लास्ट में क्या होता है बेटा, 2 अनपेयर्ड होते हैं। आपने 2 और बढ़ा दिए तो दोनों जगह पेयरिंग हो गई होगी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मेरे को तो आंसर तो मिल गया कि यहीं पे है, इसमें 0 अनपेयर्ड होगा। B2 में 2 अनपेयर्ड होंगे, B2 में 2 अनपेयर्ड होंगे, N2 प्लस में 1, ये अनपेयर्ड 1, ये अनपेयर्ड 2 और ये अनपेयर्ड वापस से 2, ऐसा होता है बेटा, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं सवाल। AIEEE 2006 का सवाल था। कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना, समझ आ जाएगा। ONO एंगल इज मैक्सिमम, बेटा ये दिख रहा है आपको, AB2L0 दिख रहा है आपको, AB2L0 अगर दिख रहा है तो फिर ये लीनियर हो गया, और लीनियर हो गया मतलब बॉन्ड एंगल में सबसे पहले हम बॉन्ड एंगल जो है उसी का सबसे मैक्सिमम कर देते हैं, जिसमें 2 बॉन्ड के बीच में 180 डिग्री हो। 2 बॉन्ड के बीच में अगर 180 डिग्री एंगल है तो फिर उससे ज्यादा तो एंगल होगा नहीं। ये रहा आपका एंगल,
आओ आगे। द कंपाउंड मॉलिक्यूलर इन नेचर इन गैस फेज बट आयनिक इन सॉलिड इज। देखो पीसीएल5 अगर सॉलिड में है, पीसीएल5 अगर सॉलिड में है तो वो कैसा होता है बेटा, पीसीएल4 प्लस आयंस और पीसीएल6 माइनस आयंस के बीच का आयनिक बॉन्ड होता है इनके बीच में। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। तो इसका मतलब है सॉलिड के अंदर ये दो आयंस के रूप में रहता है। तो आंसर हो गया आपका ए, है ना, बताया था, ये तो अलग से टॉपिक है। CCl4 में ऐसा नहीं होता, PCl3, ऐसे मैंने कितने एग्जांपल बताए थे, 5 बताए थे मेरे ख्याल से। कौन कौन से थे, PCl5 सॉलिड, PBr5 सॉलिड, N2O4 सॉलिड, N2O5 सॉलिड और HCF6 सॉलिड। ये 4-5 बताए थे मैंने, बस उन्हीं का ध्यान रखें। और उसमें से भी NCERT में सिर्फ PCl5 के लिए ऐसा बोला गया है, तो सवाल कभी आया तो PCl5 के लिए ही आएगा, तो चिंता नको। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े। द डाइपोल मोमेंट इज जीरो इन, डाइपोल मोमेंट जीरो किसमें होगा, अबे बोलो, डाइपोल मोमेंट जीरो किसमें होगा? क्या NH3 में डाइपोल मोमेंट जीरो होगा? नहीं होगा। क्या इसमें डाइपोल मोमेंट जीरो होगा? नहीं होगा। क्या ClF3 में डाइपोल मोमेंट, क्योंकि ये Ab3L2 है, क्या इसमें डाइपोल मोमेंट जीरो होगा? नहीं होगा। तो बताओ किस में होगा? तो Ab3, एक सेकेंड यार, Ab3L0, इसमें आपका डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो होगा। लो भैया, आपका आंसर आपके पास आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। SO3 में डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो होगा। चलो, एम्स 2012 में पूछा था लल्लू सवाल। ठीक है, धुआं हुआ होगा। चलो, टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन O2, टोटल पूछ रहा है बेसिकली ये। तो आंसर 2 नहीं जाएगा, क्योंकि सिग्मा स्टार 1s में भी होगा, सिग्मा स्टार 2s में भी होंगे, और फिर पाई स्टार 2px और फिर पाई स्टार 2py में भी होगा। यहां पे 1 2 3 4 ये लो ऐसे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल 6 हो जाएंगे इसके, 6 इलेक्ट्रॉन टोटल। तो हम 6 ही बोलेंगे, तो आंसर हो गया आपका 6 ए। ठीक है भाई, ए। चलो बरखुरदार आगे बढ़ते हैं। एम्स 2013 का सवाल हो गया। व्हाट इज द डोमिनेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स और बॉन्ड दैट मस्ट बी ओवरकम इन कन्वर्टिंग लिक्विड CH3COOH, CH3OH। देखो बेटा, CH3OH में क्या होगा, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन H बॉन्डिंग कर सकता है। तो ये अगले के किससे जुड़ेगा भाई? अगले के ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो अगले का ऑक्सीजन कुछ ऐसा हो जाएगा इस तरह से, ये लो CH3। ठीक है, ये यहां पर क्या लिख दूं, यहां पर भी क्या लिख दूं, CH3। तो ये जो H बॉन्डिंग है इसके बीच में क्या है, H बॉन्ड है। तो बताओ H बॉन्डिंग जब होगी, H बॉन्डिंग जब होगी, H बॉन्डिंग जब होगी तो क्या होगा? H बॉन्डिंग जब होगी तो क्या होगा? H बॉन्डिंग में इस तरह का CH3OH के बीच में हमने क्या कर दिया, एसोसिएशन दिखाया। किसके थ्रू दिखाया? H बॉन्डिंग के थ्रू दिखाया। तो फिर इनको अगर आप, है ना, लिक्विड को गैस बनाना चाहते हो तो इसके खिलाफ ही तो काम करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। तो फिर आपका आंसर हो गया क्या? H बॉन्डिंग। क्या ये मैंने पढ़ाया था कि CH3OH में H बॉन्डिंग होती है ना? आइसोमेरिक इथर वाला कोई पॉइंट था, आइसोमेरिक इथर और जो अल्कोहल्स होते हैं उसमें मैंने एग्जांपल पे CH3OH नहीं लिया था, बेसिकली C2H5OH था वो, बट ठीक है, मिथाइल अल्कोहल में भी H बॉन्डिंग होगा। आओ, Which of the following is least likely to behave as Lewis base? लोन पेयर है, लुइस बेस का काम करेगा। लोन पेयर है, लुइस बेस का काम करेगा। लोन पेयर ही नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल है, लुइस एसिड का काम करेगा। अरे भैया, जो लुइस एसिड का काम करेगा वो फिर लीस्ट लाइकली टू लुइस बेस हो गया, खत्म हो गया। लीस्ट क्या होता ही नहीं है ये। OH माइनस में लोन पेयर है, लुइस बेस होगा। और आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। चलो
सोच रहे होंगे ये मास्टर आज इस तरह की फॉर्म में क्यों आ चुका है, तो सवाल ही तो कर रहे हैं बेटा, और जो पढ़ाया हुआ है उसी को तो पढ़ा रहे हैं। तो आपको भी मजा आ रहा होगा ये सब सवाल करने में, तो मुझे भी अंदर से मजा आ रहा है, तो मैं ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा हूँ उल्टी सुल्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स नो कोवेलेंट बॉन्ड? चलो, जेई मेंस 2018 का सवाल है, कह रहा किसमें कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है? अरे इसमें तो है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये K प्लस है और NO3 माइनस है, इनमें आयनिक बॉन्ड है, लेकिन इसमें तो कोवेलेंट भी है, कोवेलेंट भी है, कोऑर्डिनेट भी है। तो K प्लस और Cl माइनस में कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड है, तो इसमें कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। आ जाओ, आंसर हो गया डी। आओ आगे। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी ए वायबल मॉलिक्यूल? मतलब एग्जिस्टिंग, वायबल का मतलब हो गया एग्जिस्टिंग। He2 प्लस एग्जिस्ट कर जाएगा, He2 प्लस कर जाएगा, H2 माइनस कर जाएगा, H2 माइनस हो गए बेटा 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर बोलो क्या? जीरो, बॉन्ड ऑर्डर क्या? जीरो। आंसर हो गया डी, खत्म। विल नॉट वायबल मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता उसके बारे में पूछ रहा है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बढ़ो भैया, आ जाओ भैया। द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन I3 माइनस जेई मेन 2018 का सवाल है बेटा। टोटल पूछ लिया है, क्या पूछ लिया है? टोटल पूछ लिया है। तो ये आई होगा, यहां पर भी आयोडीन होगा और यहां पर भी आयोडीन होगा, ठीक है। इसको ऐसे ही बना लेते हैं, ये आयोडीन होगा, इसके पास लोन पेयर होंगे कितने? इस वाले के पास भी 3 लोन पेयर होंगे, क्योंकि आपने क्या बोला है? आपने बोला है I3 माइनस को Ab2L3 बोला है। ये 3 तो सेंट्रल एटम के पास है लोन पेयर, जो कि हमने बना दिए हैं। अब बाकी के बचे आयोडीन भी तो है बेटा, ये आयोडीन होगा, इसके पास भी तो कितने लोन पेयर होंगे? 1 2 3 होंगे। और ये आयोडीन भी तो होगा बेटा, जिसके पास कितने होंगे? 1 2 3 होंगे। तो बताओ 3 इसके बीच वाले के, 3 ऊपर वाले के, 3 नीचे वाले के, कितने हो गए भैया? 9। कितने हो गए? 9 जो है वो हो गए हैं, ठीक है। टोटल पूछा है ना? टोटल पूछा है। सेंट्रल एटम पर पूछता तो लोन पेयर एट सेंट्रल एटम, ये 3 जो है वो सेंट्रल एटम पर है। टोटल पूछ रहा है तो सारे काउंट होंगे बेटा, 3 प्लस 3 प्लस 3 9 हो जाएंगे टोटल, ठीक है भाई। देख रहे हो, पहला ऑप्शन अगलों ने 3 दिया था, जल्दबाजी में गलती करोगे। टोटल जब भी पूछे तो सराउंडिंग के भी काउंट करने हैं, सेंट्रल एटम के जब भी पूछे तो भी आपको सेंट्रल एटम का ही देखना है। अगर टोटल वर्ड ही नहीं है और पूछ रहा है लोन पेयर कितने होंगे, तो फिर सेंट्रल एटम के ही यूज करने। समझ लेना बेटा, जो भावुक हो जाते हो आप, मैं सुन, टोटल वर्ड लिख रहा है मतलब तो वो सब पूछ रहा है, सराउंडिंग भी पूछ रहा है, सेंट्रल भी पूछ रहा है। और कुछ नहीं लिख रहा है, सिर्फ लोन पेयर पूछ रहा है, तो फिर वो सेंट्रल ही पूछ रहा है ना। तो सेंट्रल और टोटल अगर लिखे हुए तो पता चल ही जाएगा, लेकिन कुछ नहीं लिखा हुआ है तो सर क्या करें? तो फिर सेंट्रल का ही पूछेगा बेटा। तो अगर इसमें कुछ नहीं होता और पूछा नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन I3 माइनस आयन, अगर ये टोटल वर्ड नहीं होता बेटा तो आंसर ए जाता। टोटल की वजह से आंसर कहां गया है? नो। द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन दैट इज डिपेंडेंट ऑन द इनवर्स क्यूब। इनवर्स क्यूब का मतलब ये हो गया, ये लो, ठीक है। तो F इनवर्स क्यूब में किस में होता है भाई? बताओ। आयन डाइपोल में होता है, सबसे पहले वाले में ही तो होता है। 3 4 5 7 7 आज ही पढ़ा है बेटा, 3 4 5 7 7 जेई मेन 2015 का सवाल था। मैंने कहा था ना, कहीं तो देखा है मैंने, ये सवाल पूछा गया है एक बार। जेई मेंस के सवाल नीट में सीधे टपकते हैं, सीधे टपकते हैं। बस उनको देखना होता है कि हाँ ये मैच कर रहा है ना, ये चीज तो पढ़ाई होगी नीट वालों ने, तो वो सीधा टपका देते हैं उसको। चलो आओ आगे। द मॉलिक्यूल हैविंग स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, ओके। इन सब में सेंट्रल एटम क्या है? सेम है। सॉरी, सराउंडिंग एटम क्या है? सेम है। सेंट्रल एटम की साइज बढ़ेगी तो एंगल, बोलो रे, घटेगा। सेंट्रल एटम की साइज बढ़ेगी तो एंगल घटेगा। इनमें सब में लोन पेयर क्या है? सेम है।
इन सब में एक बार और लिख देता हूं, लोन पेयर क्या है, सेम है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम है। सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। सब में लोन पेयर क्या होगा, एक होगा, मतलब वो Ab3L1 टाइप के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। तो फिर हमारा आंसर कहां से जाएगा, हमारा आंसर जाएगा सेंट्रल एटम की साइज ज्यादा तो एंगल कम। सबसे बड़ा कौन है, ये रहा सेंट्रल एटम Sb, एंटीमनी, तो इसका एंगल सबसे स्मॉलेस्ट होगा। AI EEE 2012 का सवाल चुटकियों में हल किया, धुआं धुआं हुआ। आगे बढ़ते हैं नए सवाल के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। Li2 एग्जिस्ट करेगा, Be2 प्लस एग्जिस्ट करेगा, Be2 8 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 0, खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया सवाल। चलें आगे आओ। In which of the following molecule the central atom does not have sp3 hybridization। इतना घुमा के काहे पूछ रहे हो भाई, सीधा पूछ लो किसमें sp3 hybridization नहीं होगा। इसमें नहीं होगा, sp3d होगा। आंसर तो हमारा आ ही गया। इसका sp3, अरे ठीक है ना, sp3 होगा बेटा, कर लेना। Ab4L1 आएगा ऊपर का, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन उसका sp3d होगा। ठीक है भाई, समझ आ रहा है। चले आगे, चले राजाओं, आओ फिर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अनेबल टू फॉर्म MF6 3- आयन। याद है नीट 2018 में एक सवाल पूछा था, कहता है कौन 6 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो क्या बताओ, सेकंड पीरियड का बोरोन मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी कर सकता है बेटा, मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, 4। क्या BF3 एग्जिस्ट करता है, BF4- एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या BF6 3- एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। तो आंसर हो गया आपका सी। आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया भैया, आंसर सी हो गया। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इनके पास कोई तकलीफ थोड़ी है बॉन्ड बनाने की, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल पड़े हैं, बॉन्ड बना लेंगे। तकलीफ तो किसको थी बेटा, सेकंड पीरियड वालों को थी, जिनके पास वैलेंस शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, ये 2s और ये 2p। ये 2s और ये 2p। तो बताओ क्या इनके पास 2d टाइप की कोई चीज होती है, नहीं होती है, इसीलिए तो नहीं कर पाते हैं। तो मैक्सिमम बॉन्ड कितने, मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है बेटा, 4। ऐसा कुछ मैंने बताया था। In ClF3 lone pair are present at approx। पहली चीज, हम ClF3 का लाकर यहां पोस्टमार्टम करते हैं। हमने पोस्टमार्टम किया, हमने लिख दिया Ab3L2। Ab3L2 को जब हमने लिख दिया तो हमने बना दिया एक Cl यहां पर, एक F यहां पर, एक F यहां पर, एक F यहां पर, 2 लोन पेयर यहां पर, ऐसा ही बनेगा। इन लोन पेयर के बीच में मैं जानता हूं मोर देन 120 डिग्री होगा, लेकिन उसने भी कौन सा एग्जैक्ट पूछा है, उसने तो 180 डिग्री, उसने भी अप्रोक्स पूछा है। अप्रोक्स 180 होगा नहीं, 90 होगा नहीं, 60 होगा नहीं, आंसर हो गया बी। अजीब सवाल था, एम्स का था इसलिए अजीब था, है ना, क्योंकि एम्स मेमोरी बेस्ड होता था, एम्स का पेपर बाहर नहीं आता था। क्या पूछा गया है, ये बच्चों से पूछा जाता था जो एम्स देख कर आए होते थे कि भैया बता आज क्या आया है, तो वो बोलता है ClF3 के लोन पेयर का एंगल पूछा गया है, फिर मास्टर अपनी लैंग्वेज में सवाल बना देता था। इस तरह से वो सवाल चल रहे हैं किताबों में। तो एम्स के सवालों पे ज्यादा भरोसा ना करें, है ना, कर लें प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मास्टर कोई गलत तो बनाएगा नहीं, तो ठीक है। इन सॉलिड फेज ऑफ XeF6, एम्स 2015 में XeF6 का सॉलिड पूछ लिया और हमने उसी वक्त हमारे नोट्स में डाल दिया। तो इसीलिए मैंने बताया हुआ है कि इसके टुकड़े क्या होते थे बेटा, XeF5 प्लस होगा और क्या होगा बेटा, F- होगा। बस तो प्यार से ढूंढ लो, क्या आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, क्या आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है, ए में ही दिख रहा है, कर दो टिक। आओ आगे, चले आगे, आओ आगे, बढ़ो आगे। Which of the following has tetrahedral structure? हो। अच्छा, H3PO4 को क्या मैं PO4 3- लिख सकता हूं, और PO4 3- को क्या तुम ऐसा लगा सकते हो, ये करके देख लियो, इसका आंसर आएगा Ab4L0 टेट्राहेड्रल। ये लो, बाकी किसी में तो टेट्राहेड्रल है नहीं, ये स्क्वायर प्लेनर है, ये सीसो है, बहुत पूछा जाता है ये मॉलिक्यूल, और ये बेंट टी शेप है। तो आंसर आपका कौन सा हो गया, आपका आंसर हो गया बेटा बी। आपका आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया।
ठीक है, समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा हूं बेटा, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं मचा रहा हूं ना, समझ पा रहे हो ना चीजों को? चलो ठीक है, बढ़े आगे, फिर बढ़ सकते हैं। ओके, एन ईथर इज मोर वोलेटाइल देन एल्कोहल हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला का मतलब होता है आइसोमेरिक ईथर आर मोर वोलेटाइल देन एल्कोहल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एच बॉन्डिंग। अगर एच बॉन्डिंग नहीं होगी, मॉलिक्यूल एच बॉन्डिंग नहीं होगी, किसमें? ईथर के अंदर मॉलिक्यूल में एच बॉन्डिंग नहीं होगी, तो एसोसिएशन जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में, एसोसिएशन जो है वो कम होगा, तो वोलेटाइल नेचर ज्यादा होगा। तो बताओ, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ईथर्स गलत हो गया? होती नहीं है। तो फिर इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल, मतलब इन्होंने पूछा है कि ये मोर वोलेटाइल होते हैं, है ना, तो मतलब ये लेस वोलेटाइल हो गया। और एल्कोहल लेस वोलेटाइल होने का कारण क्या है? डी। कारण क्या हो जाएगा? डी। ठीक है भाई, चलो मैंने उल्टा लिख दिया, नीचे इन्होंने एल्कोहल के लिए लिखा, मतलब इसमें प्रेजेंट नहीं है तो फिर इसका मतलब है उसमें प्रेजेंट है। चलो, विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर? हाइड्रोक्साइड का सब कुछ बढ़ता है, हाइड्रोक्साइड का सब कुछ बढ़ता है, याद करो। तो मैग्नीशियम और बेरियम हाइड्रोक्साइड में से टॉप टू बॉटम की बात करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की ज्यादा होनी चाहिए। अरे बाप, गलत लिखता है, हट, गलत लिखता है। अगले में आ दो, BaCO3 CaCO3, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स को देखा जाता है हाइड्रेशन एनर्जी से, और हाइड्रेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम घटती है तो फिर सॉल्युबिलिटी भी घटेगी। इसका मतलब है टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी घटेगी, तो कैल्शियम और इसका तो ये तो गलत हो गया भाई, है ना? नहीं, ये सही है मेरे ख्याल से। एक सेकंड रुक जाओ, करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है ना, तो पहला गलत हो गया, फिर कैल्शियम बेरियम में इसको इसने ज्यादा कर रखा है तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद CaSO4 MgSO4, ओके यहां आ जाओ, ये है बेटा AEM सल्फेट्स, ये भी कैसे होंगे? हाइड्रेशन एनर्जी से घटेगी तो सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम घटेगी, तो मैग्नीशियम से कम सॉल्युबल सल्फेट कैल्शियम ही होगा, उससे कम बेरियम होगा। आगे आंसर तो करेक्ट ही हो गया। मैग्नीशियम इनकी तो बढ़ती है, वैसा ही है ना, बढ़ती है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, हाइड्रोक्साइड है बेटा, हाइड्रोक्साइड को लेटिस एनर्जी घटती है टॉप टू बॉटम, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी, सेम यही चीज है। ठीक है भाई, चले आगे, आगे चले। एम्स 2012 का सवाल हमने इसी वक्त धुआं धुआं किया। अब हम बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल? थोड़ा सोच के जवाब देना। पहली चीज तो ये देखना कि किसमें लोन पेयर ज्यादा है, और पहली चीज तो ये देखना कि ये OH2 मतलब H2O ही है। दूसरी तीसरी चीज ये देखना SH2 का मतलब H2S ही है ना? तो दुखी करने के लिए लिखा गया है, अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखो बेटा, SO2 में कोई लोन पेयर नहीं होगा, सॉरी SO2 में एक लोन पेयर होगा, NH3 में भी एक लोन पेयर होगा। ठीक है, SO2 में का एंगल यहां पर सबसे ज्यादा रहेगा, NH3 का यहां पर। अभी एक बात कर लेते हैं, आ जाओ अभी समझा देता हूं, चलो। SO2 क्या होगा बेटा? AB2L1, तो थीटा इज लेस देन 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, H2O SH2 NH3, पहले इसकी बात करते हैं। ये है AB3L1, तो AB3L1 की बात करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि इसमें क्या होगा? इसमें थीटा इज लेस देन 109.5 डिग्री हो गया। तो SO2 और NH3 की रेस में कौन जीत गया? सबसे छोटा बॉन्ड एंगल इसका आ जाएगा इसमें अभी तो। लेकिन ये दोनों क्या कह रहे हैं ये सोचो, इन दोनों में क्या होगा ये सोचो। इन दोनों की अगर बात करते हैं तो ये दोनों के दोनों बेटा AB2L2 टाइप के होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे? AB2L2 टाइप के होंगे। और AB2L2 टाइप के होंगे, दोनों ही AB2L2 टाइप के होंगे, तो बॉन्ड और जो थीटा है वो लेस देन क्या होगा? ये भी 109.5 डिग्री होगा। बट लोन पेयर ज्यादा है तो इससे तो और कम होगा, इससे और कम होगा। तो इसका मतलब अब देखो,
अब बाकियों में देखो क्या होगा, Ab2L2 है। अब ऑक्सीजन H2O से कम H2S लिख दिया, क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम की अगर साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल जो है वो घटेगा। ठीक है, तो H2O और इसका में कौन ज्यादा हो जाएगा बेटा? सबसे कम स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा? C हो जाएगा आपका H2S। अब अगर आपको लिखना हो क्या, इसका क्या ऑर्डर लिखना हो, लिख सकते हो बेटा। सबसे ज्यादा अगर ऑर्डर लिखना हो बॉन्ड एंगल तो SO2 होगा, उसके बाद क्या होगा बेटा? NH3 होगा। उसके बाद क्या होगा बेटा? उसके बाद आएगा H2O और उसके बाद क्या आएगा? H2S। इस तरह से बॉन्ड एंगल निकल जाएगा आपका पूरा फाइनल। ये लो, ऑर्डर भी निकाल दिया मैंने। ठीक है भाई, AIEEE 2003 सवाल धुआं धुआं हो गया है। समझ में आया भाई सबको? ठीक है, मजा आया PYQs करके? PYQs करके मजा आया भाई? चलो और कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स दैट इंक्रीजेज विथ देयर एटॉमिक नंबर। एल्कलाइन अर्थ मेटल में टॉप टू बॉटम जब जाओगे एल्कलाइन अर्थ मेटल में तो En तो घटती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स मैंने कहा था बढ़ती है, सल्फेट सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट जो है वो घटेगा, क्योंकि वो हाइड्रेशन एनर्जी घटती है इसलिए। यहां पर लेटिस एनर्जी घटती है इसलिए सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी। तो क्या लगता है कौन सा ऑप्शन पे टिक मार दूं बेटा? AIPMT 2010 का सवाल था। हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ती, En घटती है, IP घटती है, सल्फेट की सॉल्युबिलिटी भी घटती है क्योंकि वो लेटिस एनर्जी से देखते हैं हम। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात? उसके बाद आता है ए मेटल M फॉर्म्स क्लोराइड इट्स +2 and +4। आप खुद सोचो, MCl2 में +2 आ गया, यहां पे MCl4 में +4 आ गया। जो +4 वाला है उसमें पाई क्या होगा? ज्यादा होगा, तो कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा। कोवेलेंट नेचर जो कंपाउंड्स होते हैं, मैंने कई बार बोला है, आप कॉपी में साइड में लिख भी लिया होगा, जो कोवेलेंट होते हैं उनके हाइड्रोलिसिस टेंडेंसी ज्यादा होगा, हाइड्रोलाइट टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। कोवेलेंट ज्यादा है तो आयनिक नेचर क्या होगा बेटा? कम होगा इसकी तुलना में। मैंने एक के लिए समझा दिया, आप समझ जाओ। अगर कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा, कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? घटेगा। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नेचर घटेगा तो फिर वोलेटाइल नेचर बढ़ेगा। तो बताओ क्या लिखा है? MCl2 इज मोर वोलेटाइल देन MCl4। गलत। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा वोलेटाइल होगा, क्योंकि ये आयनिक है। आयनिक कैरेक्टर इसमें क्या है? ज्यादा है। आयनिक ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ठीक है, तो वोलेटाइल नेचर क्या होगा? कम होगा। ये लो, MCl2 इज मोर सोल्यूबल इन एनहाइड्रस इथेनॉल। ये क्या होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी किसकी बढ़ती है? इनकी बढ़ेगी, MCl4 की, है ना। कोवेलेंट नेचर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ज्यादा होगी। तो ये लिखा है MCl2 ज्यादा सॉल्युबल होगा। गलत। MCl2 इज मोर आयनिक देन MCl4। सबसे सस्ता तो इन्होंने सही आंसर बनाया। देखो, MCl2 आयनिक होगा बेटा और MCl2 कोवेलेंट। बाकी कोई आपको पंचायती पता ही नहीं है तो भी इन्होंने आंसर इतना सस्ता दे दिया। MCl2 इज मोर इजीली हाइड्रोलाइज्ड देन MCl4। गलत, क्योंकि इसका कोवेलेंट नेचर ज्यादा है तो इसके हाइड्रोलिसिस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। आयनिक कंपाउंड की टेंडेंसी हाइड्रेशन की होती है, आयंस में टूटकर पानी को कंप्लीट मॉलिक्यूल के फॉर्म में सराउंड कर देते हैं। यहां पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है भाई। सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये सवाल पहले कहां पूछा था पता है? पहले जेई मेंस वालों ने पूछा था उसी साल में, और उसी साल के AIPMT में ये सवाल फिर से आ गया। 2015 जेई मेन में जो सवाल आया वही 2015 AIPMT में फिर से सवाल आ गया। इसलिए कहता हूं जेई मेन के पेपरों से सवाल बनाए जाते हैं, नीट में ध्यान रखिएगा। घटेगी भाई, घटने वाला संभाल लो, है ना। डिक्रीज होगी, है ना। कौन सा है वो देख लेना।
मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये हो गया आंसर, है ना। लेटिस सॉरी हाइड्रेशन एनर्जी घटेगी तो सोल्यूबिलिटी भी घटेगी। कई बार करवा चुका हूं इसलिए इतना जल्दी बोल रहा हूं। आ जाओ, चलिए भैया, पीवाईक्यूज जो हैं वो हमारे खत्म हो गए हैं। हमने जितनी मतलब मैं सोच के आया था कि मैं सारे करवा दूंगा, और मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने सारे सवाल करवा भी दिए। 6 मिनट भी बच गए हैं, तो ये बहुत जरूरी था। चलिए, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे में हमने पीवाईक्यूज कर लिए हैं, पीरियोडिक टेबल के भी और केमिकल बॉन्डिंग की भी। आई होप इसके बाद आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा, और जब और कॉन्फिडेंस आएगा तो मुझ पर और विश्वास भी बढ़ेगा। चलिए, विश्वास रखिए बेटा, अच्छे से इनऑर्गेनिक करवाऊंगा, अच्छे से सिखाऊंगा और आपको सेलेक्ट भी करवाऊंगा। ईमानदारी से मेहनत करना, मुझ पर भरोसा करना, सारे काम होंगे। ईमानदारी से मेहनत में क्या आता है कि आप पढ़ो, नोट्स पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, सवाल करो, ये ईमानदारी की मेहनत आती बेटा, है ना। सब कुछ करो, ऐसा थोड़ी कि मेरे पढ़ाने के बाद आप सारे के सारे सवाल कर लोगे। डाउट भी आएंगे, डाउट भी पूछो, ठीक है, सब कुछ होगा बेटा, सारी चीजें आप करते रहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू।